तो अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ के आसमान में मौसम बिगड़ रहा है, बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं। उसी आसमान के नीचे खून की नदियां बह रही हैं। इन्हीं अनगिनत लाशों के बीच एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की अपने हाथों में खंजर लिए कहती है, क्विंग फैंग तुम सच में कुछ तो हो। यो तुम्हारे ऊपर 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट चल रहा है, उसके बावजूद तुमने एंशिएंट गॉड रूइन को क्लियर कर लिया। 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट का मतलब कि तुम्हारी उम्र 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। वो लड़की कंटिन्यू करती है कि भले ही इस गॉड्स रूइन को तुमने क्लियर किया हो, पर ये डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मैं ले रही हूँ। इस तरफ क्विंग फैंग बहुत ज्यादा घायल अवस्था में खांसते हुए कहता है, क्यों आखिर ऐसे समय पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। पर इस लड़की ने तो बेदर्दी से क्विंग फैंग की आंखें बाहर निकाल ली थी और वो कहता है, क्या क्विंग फैंग तुम खुद को मेरा भाई बुलाते हो? हाँ, तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हें तो बस मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। तुम्हारे अंदर तो मेरे जैसा खून भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को मेरा भाई बुलाते हो। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो कहता है, शाओयू इससे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसे देख के तो उसकी बहन तुरंत ही अपना मूड बदल लेती है और एकदम खुशी से कहती है, ब्रदर सॉन्गफेल। ये सॉन्गफाई कहता है, हाँ ये तुम्हारा सो कॉल्ड ब्रदर, चलो काम तो आया। और वो अपने एमसी से कहता है, क्विंग फैंग इस पर तो सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, वरना तुम्हारी हेल्प के बिना तो शाओयू और मुझे ये डिवाइन आर्टिफैक्ट कभी नहीं मिलता। और उसने इस समय पे अपने एमसी की बहन से एमसी की आंखें भी ले ली थी और वो बताता है, ये सोल स्टीलिंग ब्लेड जो तुम्हारी बॉडी में धसी हुई है, एक ही बार में तुम्हारी सारी लाइफ स्पैन को चूस लेती है। इसे पाने में तो सच में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो बताओ हमारा फेयरवेल गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? इस तरफ हमारा एमसी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्विन शाओयू मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के जाने के बाद इतना बड़ा किया, स्कूल में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, और जब ये गेम इस दुनिया पे डिसेंड हुआ मैंने अनगिनत बार अपनी जिंदगी रिस्क में डाल के तुम्हें प्रोटेक्ट किया। मैंने सच में तुम्हें मिस जज किया माय डियर सिस्टर। तो उसकी सिस्टर जवाब देती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद तो हमेशा ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते थे, हमेशा ही मुझे एक बॉस की तरह कमांड देते हैं, मेरी लाइफ को कंट्रोल करते। पहले सॉन्गफाई और मुझे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी जरूरत थी, पर इस डिवाइन आर्टिफैक्ट की वजह से तुम्हारी वो जरूरत भी खत्म हो चुकी है, तो अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी सॉन्गफाई अपनी दोनों तलवार लेके एमसी की तरफ छलांग लगा देता है और वो कहता है, क्विंग फैंग अब शांति से मर भी जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की अच्छी देखभाल करूंगा। इस तरफ हमारा एमसी गुस्से में चिल्लाता है, हाँ भले ही मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पर अगले ही पल सॉन्गफाई अपनी तलवार से एमसी की गर्दन आसमान में उड़ा देता है। फिर बताया जाता है कि 2025 में गॉड फॉरसेकन गेम हमारी दुनिया के साथ जुड़ गया। जैसे ही कोई भी गहरी नींद में सोता वो तुरंत ही उस गेम में खींच लिया जाता। उस गेम की इकलौती करेंसी थी लाइफ स्पैन, मतलब जिंदगी। किसी मॉन्स्टर को मारने से तुम्हें जिंदगी मिलती और खुद के मरने से तुम्हारी जिंदगी खो भी जाती। इस गेम के प्लेयर्स लाइफ स्पैन को खर्च करके अपनी एबिलिटीज को रियल वर्ल्ड में भी ला सकते थे। ताकतवर लोग अपने खाली हाथों से टैंक्स तक को फाड़ सकते थे, एक तलवार से प्लेन के भी 2 भाग कर सकते थे, इवन अपनी बॉडी पे न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को झेल सकते थे। उसी समय से ये दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से बदलने लगी, चारों तरफ तबाही मचने लगी। मैंने अपनी बहन के साथ सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मैंने अनगिनत कठिनाइयां झेली और उसके बावजूद मुश्किल से टॉप 100 ग्लोबल पावर हाउस बना। मैंने को पार करके मुश्किल से काउंटलेस बार अपनी जिंदगी को बचाया और उसके बाद फाइनली गॉड्स रूइन को कॉन्कर किया, मतलब कि जीता। और इसके रिवॉर्ड में मुझे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मिला। एटलीस्ट मैं पीक तक पहुंचने के लिए क्वालिफाइड था। पर आखिर किसने ही सोचा था कि सक्सेस का प्राइज मेरी खुद की फैमिली से धोखा होगा। तो मेरे सारे एफर्ट मेरी सिस्टर की जिंदगी के लिए बस एक इंटरफेरेंस थे, और मेरा सारा हार्ड वर्क, मेरे सारे स्ट्रगल्स किसी और की सक्सेस के लिए रास्ता बना रहे हैं। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं ये जिंदगी दोबारा जी पाता तो मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता। फिर हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाते हैं और इस अंधेरे को तोड़ते हुए आती है चांदनी, और इस चांदनी के नीचे हमारा हीरो बिल्कुल शांति से सो रहा है। पर तभी एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और वो हैरानी से खड़े होते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है? और वो आसपास देखते हैं, उसे पता चलता है ये तो रियल वर्ल्ड है। वो एकदम से अपनी गर्दन पे हाथ फेरते हुए अपना फोन खोलता है और वो कहता है क्या मैं मर नहीं गया था? और वो कहता है क्या इसमें साल 2025 क्यों दिखा रहा है? फिर वो जब भी बाहर देखता है, बाहर चारों तरफ शहर में लाइटें चमचमा रही थी और वो सोचता है क्या ये हो सकता है कि मैं
फिर से रिबॉर्न हो गया हूँ। उसका शहर अब भी चमचमा रहा था और वो कहता है, क्या मैं 9 साल समय में पीछे आ गया हूँ जब गॉड्स फॉरसेकन गेम डिसेंड हुआ था। फिर सीन सुबह को आता है। उसकी बहन स्कूल ड्रेस में लात मार के दरवाजा खोलती है और एकदम से चिल्लाने लगती है। वो सामने भाई को देखती है तो और गुस्से में चिल्लाती है, क्विंग फैंग तुम सच में घर पे हो तो फिर भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। क्या अपना एमसी तो बस चैन से कॉफी पी रहा था और वो इस लड़की को देखते हुए याद करता है, अरे हाँ मुझे अब याद आया, जब फॉरसेकन गेम इस दुनिया में आया था उसी दिन मेरा अपनी बहन से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था उस सॉन्ग फाई की वजह से। और वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है जहाँ उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में डस्टबिन में सब पार फेंकने लगी थी और वो जोर से चिल्लाती है, क्या मैं तो बस उसे सपोर्ट करने के लिए गई थी, तुम इसमें इतनी बड़ी डील क्या बना रहे हो। तो समझ में भी नहीं आता कि बेहतर सॉन्ग फाई अभी कितनी बड़ी डिफिकल्टी में हो और इसी टाइप पे तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। एमसी बताता है कि गेम डिसेंड होने से पहले ये साओबाई एक अंडरग्राउंड आइडल था और मेरी बहन शाओयू ये तो उसकी ऑब्सेस्ड फैन थी। सॉन्गफाई ऊपर से तो बहुत ज्यादा ग्लैमरस और बहुत ही अच्छा लगता है पर अंदर से वो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है जिसने कई सारी फीमेल्स को ट्रिक किया और उनसे सारे पैसे ऐंठे, इवन उनकी बॉडीज तक को बेच दिया उसने। और साइयो को स्कैम होने से बचाने के लिए मैंने उसे इसके आसपास भटकने के लिए भी रोक दिया, पर इसके अंत में मेरे ऊपर इसकी लाइफ को कंट्रोल करने का इल्जाम लगाया इसने। या क्विंग फैंग अपने पास्ट को याद ही कर रहा था तो ये लड़की यहाँ एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाने लग जाती है, क्या तू पैरा हो क्या है, जब मैं तेरे सामने इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ तो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है कि जैसे तू मुझे सुन ही नहीं सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मेरे ब्रदर सॉन्गफाई अब टॉप रैंक से इस मंथ में नीचे गिर चुके हैं। अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया उन्हें रैंक अप कराने के लिए तो मैं अभी अपने एमसी रख के सीधा इसके काल पे चांटा देता। और ये जो ग्रिप एकदम सामने सामने बनी थी ना, इससे ऐसी चट आवाज आती है कि एक ही बार में ये लड़की पीछे जाके गिरती है। और ये थप्पड़ा इतना ताकतवर था कि इस लड़की का काल सूज जाता है, मुंह से खून आने लगता है और ये लड़की कांपने लगती है और ये कहती है, क्या क्विंग फैंग तुमने सच में मुझे मारा। पर अब तो मानो अपने एमसी के अंदर का शैतान जाग क्या हो और वो कहता है, ना तो मेरे पास अभी कोई मूड है और ना ही टाइम है आज तुमसे आर्ग्यू करने का, पर फिर भी अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे ही भौंकती रही तो मैं तुम्हारे थोपड़े को वही मसल दूंगा। फिर वो एक क्रेडिट कार्ड इसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये सारा पैसा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे, भले इन सालों मैंने कितनी ज्यादा हार्डशिप झेली हो पर मैंने इसके अंदर से एक सिंगल सेट भी खर्च नहीं किया। आज मैं तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स के नाम पे मैं तेरे लेवल तक नहीं गिरूंगा, पर याद रखना आज से मेरे क्विंग फैंग के पास तेरे जैसी कोई सिस्टर नहीं है। और वो यहाँ से गेट लगा के चला जाता है और ये लड़की अब यहाँ रोती हुई रह जाती है। फिर वो दूसरे रूम में आ जाता है और वो सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने साओयू को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया था, बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर्स डंजन्स जिन्हें पाने में थोड़ा बहुत भी रिस्क होता है, मैंने उन्हें छोड़ दिया था। अब मैं ये सोचता हूँ कि बिना इस बर्डन के मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ। फिर वो अपना कप रख के स्लीपिंग पिल्स को लेने लगता है। स्लीपिंग पिल्स से ऑब्वियसली वो सो जाएगा और वो एक गहरी नींद से अपने गेम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और वो पानी पी के कहता है, इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी के अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करूंगा ताकि सब लोगों से मैं आगे रह सकूं। शाओयू अब से तुम खुद पर ही डिपेंडेंट हो और सॉन्गफाई मैं पर्सनली तेरा सर लेने आ रहा हूँ। और वो अपने दिल में गुस्से की आग लिए वहीं पर ही सो जाता है और वो जागता है किसी अजीब से ही पानी जैसे जहाँ पे चारों तरफ पानी बह रहा है। और वो एक दरवाजे से अंदर आता है और वो आसपास देखते हुए कहता है, ये तो करियर चॉइस हॉल है, मैंने इसे बहुत मिस किया। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि मुझे एक कैरेक्टर करियर चूज करने के लिए घंटों लग गए और यहाँ से वापस निकलने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। इस बार मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। फिर वो एक वॉरियर प्रोफेशन के सामने आता है और वो हमें बताता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने घंटों तक सोच के वॉरियर प्रोफेशन को चूज किया था क्योंकि मुझे साओयू को प्रोटेक्ट करना था। भले ये वॉरियर प्रोफेशन ज्यादा कमजोर तो नहीं होता पर अब ये मेरे लिए सही नहीं है। बिना कोई साओयू के बर्डन के मैं अब अकेले ज्यादा तेजी से क्लियर कर लूंगा। इस गेम में मोबिलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ये तय रहा। फिर वो एक असैसन कैरेक्टर के सामने आता है और वो कहता है कि इस जिंदगी में मैं एक सेशन बनूंगा। और जैसे ही वो असेसन कैरेक्टर पर क्लिक करता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। ये देख के तो हमारा एमसी खुद भी बहुत हैरान और कंफ्यूज जाता है। तभी उसके पीछे एक बहुत ही जाइंट चमचमाती हुई आंख ओपन हो जाती है और एक नोटिफिकेशन आती है कि आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेट हो गया है।
एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें एक यूनिक एट्रीब्यूट मिला है, अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। ये एक पैसिव अथॉरिटी है। पैसिव मतलब कि ये खुद से ही एक्टिवेट हो जाती है और इसके इफेक्ट के तौर पे जैसे ही एमसी पर सेकंड गेम में एंटर करेगा उसे तुरंत के तुरंत हाईएस्ट रैंक का प्रोफेशन और टैलेंट दिया जाएगा। यहाँ अपना एमसी बहुत ज्यादा खुशी से कहता है कि आई ऑफ जजमेंट खुद से ही मुझसे जुड़ गया मेरे रिबर्थ के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि जब तक आर्टिफैक्ट अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है तब तक भले ही इस आर्टिफैक्ट को कोई चुरा ही क्यों ना ले, ये यूजलेस होगा। शायद मेरा रिबर्थ भी इसी की वजह से हुआ है। पर तैयो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि बहुत सारे डार्क कलर की स्पाइक्स जैसे कुछ एमसी के अंदर ही घुसने लगते हैं और वो कुछ कर पाता उससे पहले वो सारे इसको जकड़ लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि डार्कनेस खुद से एमसी के साथ जुड़ना चाहती है। तभी एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें एक हिडन प्रोफेशन मिला है, इसे सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तभी इसी डार्कनेस के अंदर से अपने एमसी का हाथ बाहर आता है और एक और डार्क नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम खुद एक शैडो बन चुके हो। फिर क्विंगफिंग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके बाहर आता है। उसके अंदर से सारा शेडोज जैसे बाहर आ रहे थे, उसके बाल भी अब सफेद हो चुके थे और वो अपनी नई ताकत को फील करते हुए कहता है तो ये है असैसिन्स के लिए हाईएस्ट टियर हिडन प्रोफेशन। ये तो मेरी पिछली जिंदगी में मेरे चुने गए वॉरियर प्रोफेशन से पूरी तरह से डिफरेंट है। बस इस प्रोफेशन के मिलते ही मुझे इतनी ज्यादा ताकत फील हो रही है। और वो अपनी आंखों को चेक करते हुए बोलता है कि हर प्रोफेशन में बहुत ज्यादा छोटा चांस होता है कि हाईएस्ट टियर का हिडन प्रोफेशन अनलॉक हो जाए और मेरी अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इसी छोटे से चांस को पूरे पक्का ही कर देती है। आखिर ये चीज क्या है? तभी अपना एमसी आसमान में उड़ने लगता है और उसके पीछे कुछ आंख जैसा ओपन होता है। उसके सामने दो नोटिफिकेशंस आती हैं। पहली में लिखा था अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जेन्युइन, एंशिएंट और प्राइमल अथॉरिटी है। इसकी ताकत रूल्स एंड ऑर्डर को भी सप्रेस करती है। तुम टेम्परेरीली अभी इसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास डिविनिटी ही नहीं है, तो एक्टिवली तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर इसके पैसिव फीचर्स अनलॉक हो चुके हैं। इसे देख के अपना एमसी बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है क्या प्राइमल अथॉरिटी जो रूल्स एंड ऑर्डर को भी सप्रेस करती? मेरी पिछली जिंदगी में गॉड फोरसेकन गेम के 7वें साल में एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर इस गॉड अमेंडेंट रिलम को छोड़कर रिलम ऑफ ऑर्डर में चला गया था। इसके बाद ही ह्यूमैनिटी को पता चला कि इस दुनिया में ऑर्डर्स की पावर भी एग्जिस्ट करती है। पर इनफैक्ट इसके बाद कोई और ऐसा प्लेयर आया ही नहीं जिसे पावर ऑफ ऑर्डर मिली। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अभी तो मैंने अपनी जर्नी को बस शुरू ही किया है और मुझे अभी से ही एक प्राइमल अथॉरिटी मिल गई जो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को सप्रेस करती है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इस गॉड फोरसेकन लैंड को छोड़कर रिलम ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं और डिविनिटी को हासिल कर लूं, वैसे ही मैं इस आई को एक्टिवली यूज कर पाऊंगा। तो अब लगता है मेरी जिंदगी का एक नया गोल बन चुका है। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो चुका है, तो अब अपना एलियस चुनो। एलियस का मतलब शायद से नाम होता होगा, पर अपन अभी के लिए एलियस ही बुलाते हैं। तो अपना एमसी सोचता है क्या एलियस? हाँ, अब जबकि मेरा प्रोफेशन शैडो से जन्मा है तो चलो मेरा नाम भी अब शैडो ही होगा। तो एक नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम्हारा एलियस है शैडो और तुम अब गॉड फोरसेकन लैंड में एंटर कर रहे हो। और एक आवाज आती है कि ये बंजर जमीन अनगिनत मॉन्स्टर से भरी पड़ी है, तो सावधान रहना, वो तुम्हें पूरी तरह से चीर फाड़ के रख के तुम्हारी लाइफ स्पैन चुराने के लिए हमेशा तैयार होंगे। यहाँ टाउन छोड़ के और मॉन्स्टर को मारने पे तुम्हें ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलेगी जिससे तुम ट्रेड कर पाओगे। पर अगर तुम इस गेम में मरते हो तो तुम आधी लाइफ स्पैन खो दोगे, दोनों ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल। फिर हमारा एमसी एकदम शैडो की झक्कास एंट्री के साथ अपने टाउन में ट्रेवल करके आ चुका है और एक आवाज आती है कि ये एरिया है शेल टाउन, एक ऐसा सेफ जोन जहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है और प्लेयर्स भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। और लाइफ स्पैम के लूज करने की स्पीड है 1x, मतलब कि जैसे तुम्हारे रियल टाइम में रियलिटी में लाइफ स्पैम जाती है, जिंदगी गुजरती रहती है, वैसे ही गेम में भी गुजरेगी, मतलब उतनी जिंदगी खर्च होगी। वहीं उसे बगल में बहुत सारे लोग बातचीत करते हुए दिखाई जा रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि ये कौन सी जगह है, ये प्रोफेशन एलिस क्या चीज है। एक दूसरा कहता है मैं तो नाइट शिफ्ट करके आया हूँ और शायद मैं तो हेलुसिनेट कर रहा हूँ। इन्हें देख के अपना एमसी सोचता है क्या इतने सारे लोग पहले यहाँ पर गेम में आ चुके हैं?
जल्द ही अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंट्रीज से पावरफुल लोग भी यहाँ पर आएंगे जो लॉ एंड ऑर्डर के पूरी तरह से इस दुनिया में बदल देंगे। और यहाँ पर लोग एमसी को देख रहे थे तो कहते हैं क्या ये किस तरह का प्रोफेशन, ये हमसे इतना ज्यादा अलग कैसे लग रहा है। दूसरा कहता है इसके हाथ में डैगर देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक असेसन है। तो एक असेसन भी था, वो कहता है मैं भी तो एक असेसन हूँ, मैं इसकी तरह कूल क्यों नहीं लग रहा हूँ, और इसकी स्टेटस में देखो इसके पास तो स्किल्स भी हैं। अपना एमसी सोचता है अगर मैं उन कंट्रीज के पावरफुल लोगों से आगे रहना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके और पावरफुल बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती, मेरे पास समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसके सामने लाइट चमकती है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। वो मैं सामने दिखाते हैं बहुत सारे लोग अपनी बुरी बुरी हालत में यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आए थे। वो सब चिल्ला रहे थे आओ, तो हम मरने के वास्ते टाउन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पर एकदम से बहुत सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं क्या वो जंगली मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर है, बस एक ही फाइट में उसने हमारी आधे टीम को खत्म कर दिया, हम उससे कैसी फाइट कर सकते हैं। वो तो बस एक लेवल 1 का क्रोल था, हमारी पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी हमने सिर्फ 1/3 ही उसकी हेल्थ कम की थी। एक जोर से चिल्लाता है मेरी लाइफ स्पैन, मैंने अपनी आधी जिंदगी की लाइफ स्पैन खत्म कर दी। ये लोग एक लड़की के पास आने लगते हैं, सिस्टर लीजी अब हमें क्या करना चाहिए। ये लड़की भी अपना सर पकड़ के करी थी। फिर तभी अपने एमसी को भी देखती है जो कि बहुत ही से अजीब लग रहा था। अपना एमसी सोचता है एक ऐसा आर्चर जिसके पास छोटा बो और एरोस है, लगता है इसके पास भी एक ही डन प्रोफेशन है। फिर लड़की कमंडी मुस्कुराहट के साथ अपने एमसी के पास आती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर लगता है कि तुम्हारे पास भी एक हिडन क्लास है, चलो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। पार के मॉन्स्टर सच में बहुत ही खतरनाक है, एक मॉन्स्टर ने हमें एक ही बार में खत्म कर दिया, हम उन्हें अकेले के दम पे हैंडल नहीं कर सकते, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है। अपना एमसी सोचता है क्या एक्सपीरियंस, मरने का एक्सपीरियंस है क्या तुम लोगों के पास, और वो कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। और एमसी बस इतना बोल के आगे जाने लगता है तो इस लड़की के साथ ही सारे एमसी के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं क्या इतना ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है, अगर हम 5 उनको बीट नहीं कर पाए तो अकेला ही क्या ही कर लेगा, हमने बोला ना कि बाहर के मॉन्स्टर कितने ज्यादा खतरनाक है, ये तो बस अकेला जाके मरने की सोच रहा है। तो एक बंदा थोड़ा चालू था और वो कहता है हाँ चलना इसके ऊपर चिंता मत कर, ये एक हिडन क्लास का नोबल बंदा है, अगर ये अपन को बीट भी नहीं कर पाया तो अकेला वहाँ से भाग के तो आ ही सकता है। ये लड़की अपने एमसी का स्टेटस चेक करती है तो वहाँ पर उसका नाम उसको शैडो दिखाई देता है। तो वो कहती है हाँ कितना हाई एक्ट कर रहा है। फिर ये लड़की अपने लोगों से कहती है कि चलो इसे ही फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसके पास कौन सी स्किल है, हो सकता है कि हमें इससे इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई नई जानकारी मिल जाए और हो सकता है कि हम इसे मरते हुए भी देखें। वो हमारा एमसी मॉन्स्टर हंट पे निकल चुका है और इसी के पीछे वो लड़की भी पीछा कर रही है और वो हमें बताती है लैंड अबेंडेड बाय गॉड्स, ये प्लेस बहुत ज्यादा शांत और कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, पर मेरे पास सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने जल्द ही एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया। इसके बावजूद इस बिगनर विलेज से निकलते ही जो हमें सबसे पहला मॉन्स्टर मिला उसी ने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो एब्सोल्युटली ऐसा एनिमी तो नहीं है जिससे हम जैसे लेवल 1 के प्लेयर सामना कर सके। और ये लोग एमसी का पीछा करते करते उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उस बंदे का स्टार्टिंग वेपन भी डिफरेंट है, मेरा तो एक टैगर है पर उसके पास एक शॉर्ट ब्लेड है, बस इतना ही नहीं उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा तेज है, जबकि मैं एक असैसन हूँ तो मेरी एजिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसका आउटफिट भी हमसे पूरी तरह से डिफरेंट है। ये लड़की भी एमसी को देखते हुए सोचती है कि ये शैडो वाला बंदा जरूर एक बहुत ही अनयूजुअल प्लेयर है, इससे फॉलो करने से हमें जरूर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपना एमसी पीछे मुड़ के इनको देखता है तो ये लड़की पेड़ के पीछे छुपने लग जाती है और वो कहती है क्या इसने हमें नोटिस कर लिया। तभी हमें दिखाते हैं अपना एमसी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शैडो स्नीक का इस्तेमाल करता है जिससे वो शैडोज में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो ये सब ये बाहर निकल के बात करने लगता है क्या वो कहाँ चला गया, नहीं वो हवा से ही कैसे गायब हो गया, ये जरूर कोई स्टेल्थ स्किल होगी, एक ऐसी स्किल जो हमें शुरुआत में मिलती है और जो हमें इनविजिबिलिटी ग्रांट करती है, पर ये कुछ ज्यादा ओवर पावर नहीं है। आखिर उसके पास किस तरह की क्लास है। और हमें दिखाते हैं अपना एमसी भी इन लोगों से थोड़ी सी दूरी पे खड़ा होकर किस सारी बातें सुन रहा था। वो लोग बात कर रहे थे हाँ छोड़ो चलो वापस से टाउन में चलते हैं, हमारी लाइफ पे पहली आधी हो चुकी है, हाँ चलो अंदर जाके खुद को इम्प्रूव करने के कोई तरीके देखते हैं, चलो देखते हैं कोई हिडन रिवॉर्ड्स या कोई ड्रेयर चेस्ट या कोई एनपीसी मिल जाए हमें। अपना एमसी यहाँ 2 स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था, शैडो स्नीक और शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक एक नॉर्मल स्टेल्थ एबिलिटी है जिससे हम कुछ ड्यूरेशन के लिए इनविजिबल हो जाते हैं, अटैक करने से हमारी इनविजिबिलिटी टूट जाएगी और स्टेल्थ टूटने के बाद जो तुम्हारा पहला हमला होगा उसका डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेल्थ मैजेस्टी ये तुम्हारी स्टेल्थ की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करती है और इसका लेवल को भी 1 से बढ़ा देती है। ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ये लोग तो क्या, मुझे तो कोई मॉन्स्टर भी अभी आसानी से नहीं देख सकता, कोई अर्ली गेम में मुझे नोटिस करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कोई नॉर्मल असैसिन तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पर मेरी शैडो क्लास मुझे एक यूनिक स्टेल्थ मैजेस्टी देती है जिससे अभी इस गेम के शुरुआती दौर में किसी मॉन्स्टर के लिए भी मुझे डिटेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बेवकूफ बच्चों, इस बिगनर टाउन में तुम्हें खुद की ताकत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ये बस प्लेयर के लिए एक शुरुआती शेल्टर है। फिर वो यहाँ से चला जाता है।
फिर हमारा सीन थोड़ी देर के बाद का आ जाता है जहाँ पर अपने एमसी कहता है मेरी स्टेल्थ स्किल खत्म हो रही है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं है, पर इसमें ये चीज अच्छी है जैसे ही मैं अपनी स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता हूँ उसकी कूल डाउन का टाइम शुरू हो जाता है। बस अब मैं कुछ सेकंड और वेट करूंगा, उसी में मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा। फिर हमें पहली बार एमसी के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसका कोड नेम शैडो, क्लास शैडो और उसका लेवल 1 पे होता है। और मैंने जब शुरुआत में बोला था एलियस चूज करने का, वो शायद से कोड नेम ही था और मैंने तो पहले बोला था एलियस का मतलब नाम हो सकता है और ये नाम ही निकला। एमसी के स्टेट्स में नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है 75 ईयर की, ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 0, स्ट्रेंथ 10+3, कॉन्स्टिट्यूशन 10+3 और एजिलिटी 10+8, स्पिरिट 10+5। ये देख के अपना एमसी बताता है कि सभी प्लेयर्स के स्टेट्स शुरुआत में 10 से ही शुरू होते हैं और हर क्लास उन्हें डिफरेंट अमाउंट का बोनस देता है। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी वॉरियर क्लास ने मुझे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में 3+ बोनस दिया था, पर इस बार की मेरी शैडो क्लास ने मेरे हर स्टेट को बूस्ट कर दिया है और मेरी एजिलिटी तो पूरे का पूरा 8 से बढ़ी है। अभी मेरे पास फ्री 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। ज्यादातर प्लेयर इन्हें स्ट्रेंथ और स्पिरिट में ऐड करते हैं ताकि उनकी फिजिकल और मैजिकल अटैक पावर बूस्ट हो जाए, पर ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है और वो अपने 5 के 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में ही ऐड कर लेता है और वो कहता है यहाँ एजिलिटी ही सब कुछ है। शुरुआती गेम में भले तुम कुछ भी करके अपने स्टैट को कितने ज्यादा कर लो, मॉन्स्टर्स प्लेयर के ऊपर ओवरवेलमिंग डैमेज डील करते हैं। बिना खुद पे एक भी डैमेज लिए इन मॉन्स्टर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एजिलिटी को बूस्ट करके अपनी स्पीड बढ़ाओ, तभी उसको ग्रर ग्रर की आवाज आने लगती है। तो ये सामने देखता है वहाँ पर एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर था जो ग्रर ग्रर की आवाज निकाल रहा था। उसके अंदर से अजीब सी लाइट चमक रही थी। उसके स्टेट्स में बताया गया था ये लेवल 1 का क्रॉलर है, इसका ग्रेड नॉर्मल है और ये अपनी अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। इसे देख के एमसी कहता है एक क्रॉलर, ये अपनी लाइफ स्पैम को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा जिसने उन 4 प्लेयर्स की टीम को खत्म किया था। उस क्रॉलर ने एमसी को नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो पागलों की तरह एमसी पे झपट्टा मार के हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर अपना एमसी इसके कैलकुलेट कर रहा था और वो कहता है कि इसके ऊपर अब भी थोड़ा सा डैमेज है, मतलब उस ग्रुप ने इसकी हेल्थ को थोड़ा बहुत तो कम कर दिया था। और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स प्लेयर्स को मार के उनकी लाइफ स्पैम चुरा लेते हैं और ये जब इनफ लाइफ स्पैम एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो ये इवॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ ये क्रॉलर जब एमसी पे हमला करता है तो एमसी अपनी हाई एजिलिटी की वजह से डॉज कर जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और शैडो निकाले लगते हैं और वो देखते ही देखते शैडोज में गायब होने लगता है। इस क्रॉलर की आंखों के सामने से ही एमसी शैडोज में बदल के गायब हो जाता है। ये क्रॉलर आसपास देखने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, पर इसके ऊपर ही शैडोज दिखाई देते हैं। पर एमसी आसमान में ही अपनी स्टेल्थ को तोड़ते हुए स्नीक अटैक करता है और एक वो मॉन्स्टर मारा भी जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 174 का डैमेज किया है और तुमने एक लेवल 1 के क्रॉलर को मारा है, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और एमसी कहता है मैंने नहीं सोचा था मैं इसे 1 शॉट कर सकता हूँ, जरूर मुझे ये पता था कि मैं इसकी गर्दन में मारूंगा तो एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा। तभी एक और नोटिफिकेशन बताते हैं बैक स्टेप के बारे में। अगर तुम किसी की ऐसी जगह से हमला करते हो जहाँ से तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख ही नहीं पाए तो तुम्हारा डैमेज डबल हो जाता है। मतलब अगर अपना एमसी कोई छुप के हमला करे और उसका दुश्मन उसे देख ही नहीं पाए तो उसका डैमेज डबल ही हो जाएगा। ये देख के अपना एमसी कहता है हाँ तो अब ऐसे हुआ, मेरे बैक स्टेप स्किल भी बाकी स्किल के साथ जुड़ गई, इससे मेरी खतरनाक डैमेज मल्टीप्लायर अप्लाई हो गया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो एमसी ने अपने स्टेल्थ स्किल तोड़ के पहला हमला किया इसीलिए उसका डैमेज इंक्रीज हुआ, उसने गर्दन पे हमले किया इसलिए क्रिटिकल हिट लगा, बैक स्टेप की वजह से उसका डैमेज भी डबल हो गया। फिर वो इसी के बारे में देखते हुए अपने पुरानी यादों में खो जाता है जहाँ पर वो उस टाइम पे वॉरियर था, तब वो एक क्रिटिकल हिट भी मारे तब भी बस 40 का डैमेज पड़ता था। एक क्रॉलर को मारने में भी उसे सतियां लग जाती थी और प्रोसेस में उसकी जिंदगी भी कभी कभार खतरे में पड़ जाती थी। पर अब वो इस क्रॉलर से मिली हुई एनर्जी को मसलता है तो वहीं पे एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें 3 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलती है और 54 साल 155 दिन की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। ट्रेडेबल लाइफ स्पैम जिससे वो सौदा कर सकता है, नॉन ट्रेडेबल जिससे सौदा नहीं कर सकता। फिर हमसे कहता है कि यहाँ 5 लोग मरे थे और हर एक ने 20 से 30 साल की लाइफ स्पैम छोड़ी होगी, पर क्लोरर ने इसे एब्सॉर्ब कर लिया इसीलिए मुझे 54 साल की मिली। और हाँ नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम अभी के लिए किसी काम की नहीं है। तभी उसके पीछे आई एक्टिवेट होती है और एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारी आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई है, तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है एंडलेस इन्फिनिटी एवोल्यूशन। इन्फिनिटी एवोल्यूशन ये एक प्राइमल टैलेंट है, जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को अकेले के दम पे हंट करोगे तो वहाँ तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम्हें कुछ इवोल्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं। इन इवोल्यूशन पॉइंट से तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। हर 24 घंटे में तुम्हें 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम किसी बॉस क्लास मॉन्स्टर को हराओगे तो तुम्हें गारंटी इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। ये देख के तो अपने एमसी खुशी के हमारे पागल होने लगता है और वो कहता है क्या इन्फिनिट इवोल्यूशन, मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ? इसके बारे में तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं सुना। जब भी मॉन्स्टर को मारने से कोई स्किल ड्रॉप होती है तो उसका ग्रेड हमेशा ही फिक्स रहता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इन्हें इम्प्रूव किया जा सके। ये पावर तो सच में रूल्स एंड ऑर्डर
के परे है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शैडो स्नीक और बैक स्टेप को अपग्रेड करते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 4 इवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए हैं और सक्सेसफुली ये स्किल्स अपग्रेड हो चुकी है। फिर उसके सामने उसकी स्किल्स की जानकारी दी जाती है। पहली स्किल थी उसकी शैडो स्नीक, जो नॉर्मल से ब्रॉन्ज रैंक की पहुंच चुकी है। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 12 सेकेंड से अब 16 सेकेंड की हो गई है। स्टेल्थ गेक करके हमला करने से जो डैमेज मिलता था वो 60 से इंक्रीज होकर 90 हो चुका है। स्किल का कूलडाउन रिड्यूस होकर 28 से 26 सेकेंड हो गया है। बैक स्टेप स्किल जो कि एक पैसिव इंफीरियर ग्रेड की स्किल है, अब वो एक नॉर्मल ग्रेड की स्किल हो चुकी है। इसमें पीछे से हमला करने पे अटैक डैमेज 10% से इंक्रीज होता था, अब वो 15% से इंक्रीज हो गया है। वो ये देख के इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी स्किल को मैं जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है शैडो स्नीक, इसकी ड्यूरेशन अभी कम से कम 16 सेकेंड की है। मेरी स्टेल्थ मैजेस्टी से ये डबल होकर 32 सेकेंड की हो गई है। स्टेल्थ की इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ तो मैं परमानेंटली इनविजिबल हो सकता हूँ। अब तो मैं किसी फुल एचपी वाले क्रॉलर को भी वन शॉट कर सकता हूँ। तभी एमसी के पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है कि जरा उस पतले से बंदे को देखो, इसने तो अकेले के दम पे एक मॉन्स्टर को मार लिया। मैंने कहा था ना ये गेम बहुत आसान है। और दिखाते हैं एमसी के पीछे एक कपल आया हुआ था, जिनमें एक लड़की थी जो उसके बंदे का बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, कुछ सारी तारीफ कर रही थी और उसका बंदा कह रहा था तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एमसी कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इन्हीं लोगों के ऊपर एक पेड़ के ऊपर कोई स्पाइडर जैसी बहुत सारी आंखें दिख रही हैं। ये बंदा यहाँ कहता है, हे मैन, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अकेले बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूँ? वेल, मैं कहूँ तो इसे जरूर कोई अभी कैरी करने वाला है, देख तो। अपने एमसी पीछे की मॉन्स्टर को देख के कहता है नॉट हर, और वो अपनी शैडोज में ही गायब होने लगता है। ये देख वो लड़की कंफ्यूजन में कहती है, क्या वो बंदा तो सामने से ही गायब हो गया? तो ये लड़का हंसते हुए कहता है, वो जरूर मेरी मसल देख के डर गया होगा। पर ये स्पाइडर तो अब इन दोनों के सर पे आ खड़ी हो चुकी है और ये लोग भी पीछे मुड़ के देखते तो ये बहुत घबरा जाते हैं। कहते क्या ये क्या चीज है? फिर हमें बताया जाता है कि नर्टर एक लेवल 1 के ब्रॉन्ज ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं, पर अभी ये जो नर्टर है ये लेवल 1 की स्पाइडर है और इसका ग्रेड अभी नॉर्मल है। और यहाँ अपना एमसी इनविजिबल होकर यहीं भी खड़ा था और वो ये देख के सोचता है नर्टर एक बिगिनर बॉस लेवल का मॉन्स्टर है, उसके पास 1600 से भी ज्यादा की एचपी होती है, उससे कोई नॉर्मल रुक नहीं कर सकता और उसके पास ऐसी छोटी छोटी सी स्पाइडर्स अपनी कमांड में होती है। मतलब एमसी के सामने जो अभी स्पाइडर है वो किसी बॉस मॉन्स्टर की मिनियन है। यहाँ अपना एमसी ये सब सोच ही रहा, इतने में तो उसने उन दोनों का खेल खत्म कर दिया था और अपना एमसी कहता है परफेक्ट, चलो अब मैं देखता हूँ कि अपनी अपग्रेडेड स्किल कितनी ज्यादा ताकतवर हुई है। वो जाके सीधे उस स्पाइडर के मुंह पे स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करता है, जिससे बहुत ज्यादा जोर से स्पाइडर चीखने लग जाती है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा पर्पल खून निकलने लगता है और अपना एमसी फिर से शैडो स्नीक में घुस जाता है, मतलब फिर से शैडो में घुस जाता है और यहाँ ये स्पाइडर चीखती चिल्लाती रह जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 338 का डैमेज किया है, तुमने इसकी वीक पॉइंट पे अटैक किया है। यहाँ अपना एमसी भी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और उसे भी 9 का डैमेज पड़ा था और वो सोचता है ये तो अच्छा है कि मेरी एजिलिटी इतनी हाई तो है कि मैं इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ, वरना अगर मैं इससे अटैक से एक बार भी टकराता तो मैं तो सीधा 1 शॉट किल हो जाता। और वो मनी मन में हंसते हुए कहता है कि मेरा पिछले वाला अटैक उसने पूरे 300 का डैमेज दिया, ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और हमें दिखाता है ये बहुत ही घायल हो चुकी है, इसके अंदर से खून निकल रहा है, उसके बावजूद ये पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगी है, पेड़ तोड़ रही है। ये देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत गुस्सा हो चुकी है और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं, ये बस खड़े रह के तुम्हारे हमला खाने का इंतजार नहीं करेंगे। और ये स्पाइडर चारों तरफ हमला कर रही थी, ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ऐसा लगता है ये चारों तरफ पागलों की तरह हमला इसीलिए कर रही है ताकि मेरी लोकेशन का पिन पॉइंट पता लगा सके। और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर भी अब अलर्ट लग रहे हैं, लगता है मैं ऐसे ही अब घुस के हमला नहीं कर सकता, पर अगर मेरा गैस सही है तो। हमें दिखाता है ये स्पाइडर चिल्लाते हुए सब कुछ तोड़फाड़ करे जी, तभी इसके बगल में से एक हमला आता है और ये हमला सीधे जाके स्पाइडर के पेट पे टकराता है। और ये भी स्पाइडर का एक वीक पॉइंट था नीचे का उसका पेट, तो उस पे भी इसका 300 का लगभग डैमेज पड़ता है। और अपना सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, और वो हमें बताता है कि मेरा बैंड डैमेज आउटपुट स्टेल्थ में एम्बुश करने पे स्ट्राइक बोनस और क्लास स्किल इंचेंटमेंट की वजह से आता है, तो अगर मैं उसको पत्थर फेंक के भी मारूं तो उस पे भी सोलो डैमेज डील होगा। फिर एक और पत्थर फेंकते हुए बताता है कि बस मुझे एक चीज करनी है कि बस मेरे शैडो स्नीक का कूलडाउन खत्म होने तक का इंतजार करना है और 1 सेकंड पहले ही पत्थर फेंकना है और बस ये पत्थर ही एम्बुश स्ट्राइक बैक स्टैब वीक पॉइंट अटैक बोनस को ट्रिगर कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, अगला पत्थर जाके फिर से इसके मुंह पे लगता है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, 289 का डैमेज पड़ता है और ये अटैक भी वीक पॉइंट पे ही हुआ था। फिर एमसी फिर से छुपते हुए सोचता है कि अब मुझे शैडो स्नीक को फिर से एक्टिवेट करना है और शैडो स्नीक के कूलडाउन तक फिर से हिडन रहना है और कूलडाउन के खत्म होने से 1 सेकंड पहले मुझे निकल के पत्थर फेंकना है। फिर हमारा सीन चेंज होकर इसी टाउन में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग बस मधुमक्खियों की तरह बेर लगा के बैठे थे और सभी लोग बातचीत कर रहे थे, तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट।
प्लेयर शैडो ने एक नॉटर ब्राउन्स रैंक के मॉन्स्टर को मार के लेवल 2 को अचीव किया है और वो इस टाउन का पहला पर्सन बन गया है जिसने लेवल 2 को अचीव किया। सेल टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिव हो चुका है और हमें दिखाते हैं इसी टाउन के ऊपर एक नोटिफिकेशन विंडो आ चुकी होती है जहाँ पर बस नंबर 1 में लेवल 2 का शैडो मतलब अपने MC का ही नाम होता है और ये सब देख के सभी लोग ऊपर दिखने लगते हैं, सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर सब एकदम से शुरू हो जाते हैं, व्हाट द हेल क्या चल रहा है, सोलो किल, मैं तो अभी 2 बार मर चुका हूँ और अब भी मुझे कुछ नहीं पता चला कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पहले किसी ने सोलो बॉस मार दिया, क्या किसी को पता है कि ये प्रो कौन है? क्या कोई मुझे इससे इंट्रोड्यूस करा सकता है? हाँ, इस लीडर बोर्ड में बस एक ही नाम क्यों बताया जा रहा है? और यहाँ पर उसी घमंडे लड़की की टीम भी थी। यहाँ पर उसके टीममेट भी कहते हैं पियर क्या तुम नहीं देख पा रही हो, क्या ये वही शैडो है जो अकेले बाहर गया था? तो बियर भी कहती है हाँ ये है तो वही, पर ये लेवल 2 में पहुंच गया इतनी जल्दी, पर ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, उसने एक बॉस को कैसे मारा? तो उसका टीममेट कहता है हम तो पूरी पार्टी के साथ भी एक नॉर्मल मॉब को भी नहीं मार पा रहे, उसने तो अकेले ही बॉस मार दिया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर ये कोई सिस्टम का एरर है? यहाँ पर ये कपल भी था जिसे MC के सामने ही उस स्पाइडर ने मार दिया था। इसमें ये हट्टा कट्टा बंदा कहता है क्या किसी ने उस स्पाइडर को मार दिया, पर उसके साथ तो उसके छोटे छोटे स्पाइडर से बहुत सारे थे, आखिर ये शैडो कौन है? तो लड़की कहती है क्या ये वही छुपने वाला असेसन है पहले वाला? यहाँ MC के पास एक नोटिफिकेशन आई थी कि तुमने एक ब्राउन्स नॉटर को मारा है तो 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, कांग्रेचुलेशन तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है, तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, सेल टाउन का लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक हो चुका है, तुम्हें 1 रेपुटेशन पॉइंट मिले हैं और सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिर MC उस जायंट स्पाइडर के अंदर से लाइफ स्टेम को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि जिस मोमेंट पे ये बड़ी सी स्पाइडर मरी वहाँ के छोटे छोटे स्पाइडर तो दुम दबा के भाग गए, अगर मैं स्पाइडर को मारने से पहले उन छोटी छोटी स्पाइडर्स को मारता तो मुझे इससे ज्यादा XP मिलती। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें स्पाइडर के सारे रिवॉर्ड्स लिखे गए थे। MC को इससे 46 लाइफ टाइम मिलती है, ये ट्रेडेबल होती है और एक स्किल बुक मिलती है ग्रीडी हैंड मतलब कि लालची हाथ, ये ब्राउन्स रैंक की स्किल है। और ब्राउन्स रैंक का करोसिव टैगर मिलता है जो कि अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से प्लस कर देता है, इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 1 है। और 2 अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट से इनका मतलब इन्फिनिटी इवोल्यूशन पॉइंट्स ही है। और इतने सारे रिवॉर्ड्स को देख के अपने MC की नजर सबसे पहले जाती है उसकी एक स्किल बुक ग्रीडी हैंड मतलब लालची हाथों वाली उस स्किल बुक के ऊपर। उसके सामने इस स्किल बुक के बारे में सब कुछ बताया जाता है। ये स्किल बुक है ग्रीडी हैंड ब्राउन्स टियर की, ये असेसन स्किल बुक है मतलब असेसन ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे याद करने के बाद तुम इसका इस्तेमाल मरे हुए मॉन्स्टर्स पे कर सकते हो, इससे तुम्हारे पास 20% चांस होगा एडिशनल लूट रिवॉर्ड गेन करने का। इसकी रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 है। ये देख के अपना MC सोचता है क्या मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि एक ब्राउन्स बॉस मुझे गॉड टियर असेसन स्किल दे सकता है। और कंफ्यूज मत होना, गॉड टियर से उसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये ब्राउन्स टियर ही है, बस असेसन के लिए ये स्किल बहुत ही ज्यादा काम की है। वैसे वो हमने इवोल्यूशन पॉइंट से इस स्किल को गॉड टियर पे वैसे ही पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अब इस एपिसोड को ये भी खत्म करते हैं कि अब आसपास कुछ ज्यादा शोर शराबा होने लगा है, तो अब एपिसोड को ये भी खत्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो, जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो और अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो तकलीफ बाय। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, MC ने सेल टाउन के बाहर एक बहुत ही जाइंट स्पाइडर बॉस को मार दिया था जिससे उसके सेल टाउन का लेवलिंग लीडर बोर्ड अनलॉक हो गया था। और वो जब बॉस मॉन्स्टर की लूट कलेक्ट कर रहा तब उसे एक नई स्किल मिलती है ग्रीडी हैंड, जिसे देख के MC बहुत हैरान हो गया था। आज का ये एपिसोड यहाँ पे शुरू होता है जहाँ पर वो अपनी ग्रीडी हैंड स्किल के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये स्किल मिलने वाली लूट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देती है आने वाले लेट गेम में। अभी देखो अर्ली गेम मतलब कि अभी ये शुरू ही हुआ है, मिडिल गेम मतलब फिर वो गेल बच जाएंगी, उसके बाद शुरू होता है लेट गेम और लेट गेम में होती है रिसोर्सेस के लिए बहुत ही कड़ी फाइट। और MC कहता है कि ये ग्रीडी हैंड मुझे लेट गेम में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। अब जब भी मैं किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे 20% एक्स्ट्रा लूट मिलेगी। मुझे अब भी याद है मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ पर एक ऐसा बंदा हुआ करता था गॉड स्लेयर गिल्ड में, उसके पास भी ये स्किल थी पर उसकी कॉम्बैक्ट पावर भली एवरेज थी, उसके बावजूद वो गेम में सबसे ज्यादा ढूंढना चाहने वाला प्लेयर बन गया। मतलब कि लोग उसे हर बार अपनी पार्टी में जोड़वाना चाहते थे और इसी की वजह से वो जहाँ भी जाता वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड लेके जाता था। पर तभी इसको एक जोरदार आइडिया आता है और वो कहता है वेट अ मिनट, भले एक्टिवेशन में 20% ही बूस्ट लिखा हो पर मैं अगर इसे अपने अनलिमिटेड इवोल्यूशन टैलेंट के साथ जोड़ दूं तो क्या इसका मतलब कि मैं एंडलेसली ड्रॉप रेट एंड लूट क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक ऐसी बिल्डिंग्स टाइप का एरिया दिखाता है जो देखने से तो किसी कॉलेज का एरिया लग रहा है। वहीं पर ही अपने MC की बहन अपनी दोस्त के साथ चल रही है। उसकी दोस्त कहती है सायु क्या तुम अपने भाई को कॉल करके उससे माफी नहीं मांगने वाली? कल हमने सोंगफाई को सपोर्ट करने के लिए सीक्रेटली एग्जाम को भी स्किप कर दिया, तुम्हारा भाई जरूर बहुत ही ज्यादा एंग्री होगा। तो सायु भी गुस्से में कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांगू, अगर ये उसकी वजह से ना होता तो कल हम टाइम पर एंट्रेंस पे पहुंच जाते, नहीं तो हमें मिस करने की कोई जरूरत ही नहीं
पड़ती है, सारी उसी की गलती है, अगर माफी मांगनी है तो उसे ही मांगनी चाहिए। तो उसकी दोस्त कहती है ओ ऐसा क्या, पर कभी कभी वो तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है ना, तो मुझे इससे बहुत जलन होती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई है। तो सावी इसकी बात काटते हुए कहती है उसकी वजह से तो मेरी जिंदगी नर्क बन रखी है, पूरे दिन मेरे काम में उसका रोकना टोकना चलता ही रहता है, वैसे भी मेरा कोई वो रियल ब्रदर नहीं है, मेरे लिए तो ब्रदर संफा ही काफी है। तो उसकी दोस्त भी टॉपिक बदलने के लिए कहती है हाँ वैसे सावी ये तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ। तो कहती है हाँ मैं फिसल गई थी और गिर गई। तभी उसके दोस्त को सामने बहुत ही हैरानी से देखती है, वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो ये कहती है कि ये हमारे क्लासरूम के आगे इतनी बड़ी भीड़ क्यों लगी रखी है। और ये जब अंदर घुसते हुए आगे जाने लगती है और वो जब सामने देखती तो वहाँ पर एक बच्चा डेस्क के ऊपर इनविजिबल सा हो रखा था। ये सारे उसके बगल के दोस्त भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वो उठ ही नहीं रहा था। तो सावी की दोस्त बगल वाले बच्चे से पूछती है ये क्या हुआ, सांगवे आधा ट्रांसपेरेंट कैसे हो रखा है। तो उसके सामने वाला क्लासमेट कहता है मुझे पक्का तो नहीं पता, पर ब्रदर वेंग ने पहले हमसे कहा था कि उन्हें छोटी सी नींद लेनी है तो वो सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जब हमने पीछे मुड़कर उनको देखा तो ऐसे आधे से ट्रांसपेरेंट हो रखे थे। दूसरा बच्चा बताता है हाँ और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बस इकलौता केस है, पूरे इंटरनेट पे ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे बहुत सारे लोग ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि जैसे ही तुम सोते हो वैसे ही तुम ये आधे ट्रांसपेरेंट फैंटम जैसी स्टेट में पहुंच जाते हो और किसी को नहीं पता कि ये अभी क्यों हो रहा है। तो सावी की दोस्त कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें इसके बारे में वार्न करना पड़ेगा। सावी तुम भी अपने ब्रदर को कॉल कर दो जस्ट इन केस। तो सावी गुस्से में कहती है जैसे कि मैंने कभी उसे पहले कांटेक्ट किया ही है, इसके जैसा बंदा ये तो बेहतर होगा कि वो ऐसे ही मर जाए। तो ओ भाई ये कुछ ज्यादा ही जहरीली नहीं है, जब भी मुंह खोल रही है बस जहर ही उगल रही है। दूसरी तरफ एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड स्किल सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुकी है, वो ब्राउन से गोल्ड रैंक पर पहुंच चुकी है। ये अब भी एक असेसन स्पेशल स्किल है, पहले जहां इसमें 20% चांस होता था एक्स्ट्रा लूट मिलने के, वही चांस अब इंक्रीज होकर 70% हो चुके हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ग्रीडी हैंड को लर्न कर लिया है, इसके आगे +2 लिखा है तो शायद इसका मतलब कि ये ग्रीडी हैंड लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। हाँ अभी तो यही समझ लो, अगर बाद में कुछ और हुआ तो मैं बता दूंगा। इसके बाद अपने एमसी का हाथ ट्रांसफॉर्म सा होने लगता है, उसका हाथ में बहुत सारा लाइट चमकने लगती है, बहुत सारी रिंग्स उसके हाथों में आने लगती हैं, उसकी कलाई पे अजीब अजीब से लेटर्स बनने लगते हैं। फिर 2 नोटिफिकेशंस आती हैं कि तुमने सक्सेसफुली ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट कर लिया है और वो अपने इस ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है उसके सामने पड़े बॉस मॉन्स्टर पे, जिससे उसे 2 इवोल्यूशन पॉइंट और 40 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल जाती है। जिसे देख के अपने एमसी बहुत खुश हो जाता है और वो हंसते हंसते चिल्लाता है नॉट बैड, मुझे तो और 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। ग्रीडी हैंड को +3 पर पहुंचाने के लिए मुझे 3 इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए। गुड, जल्द ही मैं 100% एक्स्ट्रा लूट पा पाऊंगा। फिर एमसी शैडो स्नेक का इस्तेमाल करते हुए गायब सा होने लगता है और वो गायब होते होते कहता है कि अब तक वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा, अब इस गेम में सुनामी की तरह ज्यादा से ज्यादा लोग घुसते चले जाएंगे, मुझे अपनी प्रोग्रेस को और तेज करना पड़ेगा और अभी के लिए जिन इक्विपमेंट्स को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो सारी एक्यूप कर लेता हूँ। फिर वो एक ब्राउन्स रैंक का करोसिव डैगर जो अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से बढ़ा देता है, जिसके लिए लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है, उसे एक्यूप कर लेता है। फिर एमसी अपने स्टेल्थ मोड में चलते चलते बताता है कि गवर्नमेंट को ये सब पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इस गेम से स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियल वर्ल्ड में भी लाया जा सकता है। जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया में छीना झपटी, तबाही और केओस का माहौल छा जाएगा और स्किल्स और इक्विपमेंट्स को इस गेम से बाहर निकालने के लिए 2 कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। पहली कि तुम्हें लेवल 10 तक होना चाहिए और दूसरी कि तुम्हारे पास इनफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैम होनी चाहिए। पर यहाँ छोटे छोटे मोस्टर्स से ग्राइंड करना मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मुझे ताकतवर बॉसेस को ही ढूंढना पड़ेगा। तभी दूर से आवाजें आने लगती है हाँ ये ले, इसे जल्दी डॉज करो। ये सुन के अपने एमसी थोड़ा कंफ्यूज और हैरान हो गया था, देखने से ये सारी लड़ाइयों की आवाज से लग रही थी, सामने लगता है कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। तो ये आवाज सुन के अपना एमसी भी सिचुएशन देखने के लिए भरी बारिश में आ चुका था। वो आया था एक खाई के सामने, खाई से मेरा मतलब कोई बहुत ही गहरी खाई नहीं, बस एमसी तो एक छलांग मार के भी इसे नीचे आ सकता है। रोजर सामने देखता है तो एक ग्रुप एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था जो कि एक ब्राउन्स ग्रेड का लेवल 2 स्प्रिंट प्रीडेटर होता है, जिससे देख के एमसी सोचता है एक स्प्रिंट प्रीडेटर, हाँ ये तो एक परफेक्ट टाइमिंग है। वो जब सामने देखता है तो वहाँ उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वो कहता है वांग मिंग, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ इससे मिल जाऊंगा। तो वो अफवाहें सच ही थी। लोग कहते थे कि वांग मिंग जब पहली बार इस फॉरसेकन गेम में आया था तो उसने एक पूरी टीम हिडन क्लास प्लेयर्स से बनाई थी, पूरे 6 के 6 प्लेयर्स हिडन क्लास यूजर थे। इस तरफ वांग मिंग अपनी शील्ड आगे करते हुए जोर से चिल्लाता है होली बैरियर, और हमें दिखाते हैं उसकी शील्ड के आसपास एक जायंट गोल्डन शील्ड बन जाती है जिसे वो मॉन्स्टर भी नहीं तोड़ पा रहा था। अपने आप से सोचता है वांग मिंग की हिडन क्लास होली शील्ड वॉरियर है, उसके पास रेगुलर वॉरियर के दुगने स्टेट्स हैं और उसके पास एक इनेट स्किल इनविंसिबिलिटी है। इस तरफ इस टीम की एक फायर मेज अपनी स्टाफ उठा के फायर बॉल अटैक करती है जो कि इस मॉन्स्टर पे 70 का डैमेज करती है। जे देख के अपना एमसी सोचता है ये भी एक मेज की हिडन क्लास है प्रोफेट, जो कि किसी रेगुलर मेज के बोले स्पेल
स्पेल्स से दुगने का डैमेज करती है और उसके पास एक इनेट बिल्ड इन प्रोफेटिक फायरबॉल है। एमसी टीम के आर्चर और प्रीस्ट के बारे में बताता है। आर्चर ये भी एक हिडन क्लास प्रोफेशन है, शार्प आई शूटर। इसके पास भी नॉर्मल आर्चर से दुगने स्टैट्स हैं और इसके पास भी एक बिल्ड इन रैपिड शॉट स्किल है। दूसरा है हिडन क्लास का प्रीस्ट, ओरेकल प्रीस्ट। इसके पास किसी नॉर्मल प्रीस्ट से दुगनी हीलिंग पावर है और इसकी स्किल्स की शुरुआत ही ग्रुप हीलिंग स्किल्स से होती है। इस तरफ आर्चर ने तो इस मॉन्स्टर पर तीरों की बारिश कर दी थी, पर ये मॉन्स्टर हर हमले से बचता जा रहा था। आर्चर का एक भी हमला उस मॉन्स्टर से हिट नहीं हुआ था और मॉन्स्टर के एक और हमले से वांगमिंग की सील टूट जाती है। ये देख के आर्चर चिल्लाता है, डैम, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा तेज है, मेरा एक भी तीर उससे टकरा ही नहीं रहा है। इस तरफ वांगमिंग जो कि अपने घुटनों पे आ चुका है, उसे प्रीस्ट हील कर रहा है। वो जोर से चिल्लाता है, हीलर्स मुझे जिंदा रखो और बाकी सब हमला जारी रखो, हम धीरे धीरे करके इसे हरा ही देंगे। जो देख के एमसी सोचता है, क्या धीरे धीरे करके इसकी एक एक हेल्थ कम कर रहा है, ये तो सच में ऑप्टिमिस्टिक है। पर ये एक चीज भूल गया कि ये अभी जंगली एरिया में है। अगर ये बैटल ऐसे ही चलती रहती है तो बाकी मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट होते रहेंगे और होता भी ऐसा ही है। जंगल में हमें दिखाते हैं कि कुछ मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ आ जाते हैं। नीचे वार्मिंग भी इन दो डिस्कस्टिंग मॉन्स्टर्स को देख के बहुत हैरान हो गया था, जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है, एक करप्टर, ये लेवल 2 का रेगुलर मॉन्स्टर है जो पूरी तरह से ब्राउन स्लाइम जैसी चीज में कवर रहता है। ये रेंज अटैक करता है, मतलब की दूरी वाले हमले। तभी वार्मिंग के सामने से एक बंदा अपनी तलवार ले गुजर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, बॉस बच के रहना। वो इन मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है। उसकी तलवार इस मॉन्स्टर से टकराती भी है, पर उसका हाथ तो बिल्कुल स्लैम जैसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अपना एमसी देख के सोचता है, डैम, एक और हिडन क्लास, मैंने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं। और इस तरफ इस तलवारबाज की तलवार से बस इसको 33 का ही डैमेज पड़ता है, जिसे देख के ये भी बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है, इसका डिफेंस तो कुछ ज्यादा ही हाई है। तभी एक खिलौना सा मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ तो स्लाइमी सा फेंकता है और ये पूरा ही इसी के ऊपर ही थूक देता है और सेम उसका साथी मॉन्स्टर भी उस मेज के ऊपर ही सब थूक देता है, जिससे अभी दो भी बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग बदबूदार चिल्लाने लग जाते हैं। और वो बंदा चिल्लाता है, क्रैप, ये तो ग्राउंड बाइंड है, हमारी मूवमेंट स्पीड ड्रॉप हो चुकी है। इस तरफ ऐसा ही एक मॉन्स्टर उस मेज गर्ल के ऊपर भी हमला करता है, तो ये मेज गर्ल भी मदद के लिए आवाज लगाती है। तो अपना एमसी अपनी जगह से तुरंत इस शैडोज में गायब होता है और तभी एकदम से उस मॉन्स्टर की गर्दन ही उड़ा देता है। और ये सभी तीनों भी नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर इतना चिल्लाते हैं, वो ये क्या हुआ, एक करप्टर को वन शॉट कर दिया। यहाँ पर वो करप्टर बिल्कुल लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होने लगता है। यहाँ पर वो मेज गर्ल जिसके अपने एमसी ने जान बचाई, वो ये देख के चिल्लाती है, क्या ये किसने किया, कोई तुम्हारी मदद कर रहा है। इस तरफ ये तलवारबाज जिसके ऊपर अभी उस मॉन्स्टर की नजर है, ये चिल्लाता है, यूजुअली लेवल 1 के क्रॉलर को भी मारने के लिए हमारी पूरी टीम को झुंड बना के 10 सेकंड तक हमला करना पड़ता है, पर यहाँ एक लेवल 2 का करप्टर एक ही शॉट में मारा गया, ये कैसे ही पॉसिबल है। और तभी उसके पीछे वाले मॉन्स्टर की भी गर्दन उड़ जाती है और मॉन्स्टर को पूरे 441 का डैमेज पड़ता है, जिसे देख के तो ये भी अब समझ जाता है और वो जोर से कांपते हुए चिल्लाता है, ये सच में एक इंस्टेंट किल था। वो अपने बगल में खड़ी मेज गर्ल जिसका नाम लेजी था, उससे चिल्लाता है, क्या तूने इसको देखा, क्या तुझे पता चला कि वो कौन था। तो मेज गर्ल भी चिल्लाती है, नहीं। तभी वांगमिंग चिल्लाता है, किस्मत से वो हमारी तरफ है, तो अब डिस्ट्रैक्ट मत हो और हमला जारी रखो। अब बस स्प्रिंट प्रेडेटर ही बचा है, तो अपनी हिम्मत बरकरार रखो। और दूसरी तरफ अपना एमसी भी एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 2 लेवल 2 के करप्टर्स को मारा है, तुम्हें 40 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, तुम्हें 1 इवोल्यूशन पॉइंट मिला है और कॉमन रैंक की एक स्किल बुक मिली है, वेनम डर्ट, और 8 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी मिलती है। जैसा देख के अपना एमसी सोचता है, क्या वेनम डर्ट, ये मिड रेंज के लिए एक पॉइजन डैमेज स्किल है, परफेक्ट, इसे तुरंत इवॉल्व करो। और ये तुरंत इवॉल्व हो जाती है। अब ये सिल्वर रैंक की पॉइजन डार्ट स्किल है जिसके आगे +2 लिखा है। ये असेसन क्लास की स्किल है जिसमें डेडली पॉइजन डार्ट्स को फेंका जाता है और इसकी मैक्स रेंज है 14 मीटर की। डार्ट हिट होने पे 120 का अटैक डैमेज देगा और इन्फ्लिक्ट कर देगा वेनम स्टेटस, मतलब अटैक के साथ साथ पॉइजन भी कर देगा। फिर इसका कूलडाउन भी है 5 सेकेंड का। इसकी रिक्वायरमेंट है लेवल 2। इसका वेनम हर सेकंड तक 50% का कंटिन्यूअस डैमेज देता है 5 सेकंड तक, और ये स्टैक नहीं किया जा सकता। यहाँ वांगमिंग उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और वो अपनी शील्ड से उसके एक टेंटिकल के हमले को रोक लेता है, पर उसका दूसरा टेंटिकल उसके पेट में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो शील्ड से भी बच नहीं पाता। तो उसका दूसरा हाथ भी वो उसके आर पार कर देता है, जिससे वांगमिंग की भी चीखें निकल जाती है। यहाँ आर्टर वांगमिंग को चिल्लाता है और वो हीलर कहता है, नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इतनी तेजी से उसे हील नहीं कर सकता। यहाँ वांगमिंग जिससे हीलर अभी भी हील कर रहा है, वो कांपती आवाज में चिल्लाता है, तुम लोग भागो यहाँ से। तभी कहीं से एक पॉइजन डार्ट उड़ता हुआ आता है और वो सीधे ही उस मॉन्स्टर के सर के बीचों बीच जाके लगता है, जिससे मॉन्स्टर भी चीखता रह जाता है। ये देख के इसकी सारी टीममेट्स भी बहुत हैरान हो जाते हैं। ये हैरान चिल्लाते हैं, व्हाट द हेल, इस अटैक ने उस पर्स मॉन्स्टर की आधी एचपी को तुरंत गायब कर दिया। यहाँ इस पर्स मॉन्स्टर के मुंह से खून पानी के फव्वारे की तरह बहता जा रहा था। वो दर्द में घर घर करके चिल्ला रहा था। उसने अपने हाथों को भी पीछे ले लिया था, जिसकी वजह से यहाँ वांगमिंग भी नीचे गिर गया था। इसके सर से तो पानी का तुतला चलने लग गया था। ये जोर से एक दहाड़ लगाता है और ये सीधा नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब वेनम का असर शुरू हो गया था। हर सेकंड इसको 324 की हेल्थ इसकी जाई जा रही थी और 5 सेकंड में ये
वहीं पर ही मारा जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है, तुमने 90% से ज्यादा का डैमेज किया है तो सारी लूट तुम्हें ही जाती है। तुमने एक ब्राउन्स रैंक स्प्रिंट प्रेडेटर को मारा है, तुम्हें 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और कांग्रेचुलेसन, तुम अब लेवल 3 पर पहुंच चुके हो। तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और 55 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है। यहाँ अपना एमसी सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी टार्ट्स का डैमेज मेरी क्लास के पैसिव स्किल को ट्रिगर कर देंगे। अब पत्थर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेल्थ में रह के मैं अनलिमिटेड टार्ट्स फेंक सकता हूँ और अब इस अर्ली और मिड गेम में मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ हिडन क्लास के प्रीस्ट ने वांगमिंग की जान बचा ली है, पर वांगमिंग अपने एमसी का डैमेज देख के बहुत घबरा जाता है। वो चिल्लाता है, होली क्रैप, ये डैमेज, क्या ये बंदा सच में इंसान ही है? उस मॉन्स्टर के अंदर से लूट की लाइट निकल रही थी, मतलब कि उसी लूट में लाइफ स्पैम और उसकी सारी लूट होती है। तभी वो एकदम से गायब हो जाती है, जिस देख के ये भी बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या लूट लाइट गायब हो गई? ये देख के बंदा एकदम से खड़ा हो जाता है और वो इधर उधर देख के हाथ जोड़ने लगता है और वो कहता है, फ्रेंड तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तभी इन लोगों को एमसी की आवाज आती है, क्या तुम लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हो? ऐसे जंगली इलाकों में ऐसे ही लोगों के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा मत किया करो। तो वांगमिंग भी अपनी टीम को लेके यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि ठीक है, आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं समझ गया, अब आप अपनी लूट को अच्छे से एग्जामिन कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरा नाम वांगमिंग है, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तुम कभी भी आ सकते हो। वहाँ पर लिंजी भी कहने लगती है, मेरा नाम लिंजी है, जान बचाने के लिए शुक्रिया, क्या मैं आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ सकते हूँ? तो उसका दूसरा साथी कहता है, हे बातें बहुत हुई, अब चलो। ये देख के अपना एमसी पहले तो लूट की लाइट को कलेक्ट करता है और वो सोचता है वांगमिंग थोड़ा रिलायबल तो लगता है, मतलब भरोसेमंद तो लगता है, प्लस उसके पास डाक्सिया गवर्नमेंट का सपोर्ट है और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस भी हैं। मुझे अपनी चीजें बेचने के लिए एक स्टेबल जगह चाहिए होगी, तो मैं जो चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता वो इनको बेच सकता हूँ। तभी अपना एमसी इस लूट लाइट के ऊपर ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है। इससे एक नोटिफिकेशन बताते हैं कि तुम्हें 3 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, 55 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है, तुम्हें इस स्प्रिंट पेंटर का लेदर ग्रोव मिला है जो की ब्राउन्स रैंक का आइटम है। फिर अपना एमसी स्प्लिट प्रेडेटर लेदर ग्रोव ब्राउन्स रैंक के आइटम को एक्यूप कर लेता है। ये एक असेसर क्लास का ही गियर है जो फिजिकल डिफेंस को 9 से, सारे एलिमेंटल रेसिस्टेंस को 5 से और कूलडाउन स्पीड को 15% से इंक्रीज करता है। जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत ही अच्छी लूट थी। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे पास अब भी बहुत सारे बाकी क्लास की गियर्स और स्किल बुक्स पड़ी हुई हैं। एक बार जैसे मेरा पैक फुल हो जाएगा मैं तुरंत अपने टाउन के लिए वापस चला जाऊंगा ताकि मैं इन सब को लाइफ स्पैम के लिए ट्रेड कर सकूं। और वो एकदम सीरियस टोन में कहता है कि इस बार मेरी प्रोग्रेस अपनी पिछली जिंदगी से 100 गुना तेज है और सॉन्ग फाई जल्द ही मैं तेरे लिए भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। ये सीरीज तुम लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताओ और आज चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। और मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एफसी ने ग्रीडी हैंड से बहुत ज्यादा लूट कलेक्ट कर दी थी और एक कह रहा था कि उसका बैकपैक बहुत मर चुका है, तो मुझे ये सामान बेचने के लिए टाउन में जाना पड़ेगा। उसने वांगमिंग की टीम की जिंदगी बचाई थी और अब वो सॉन्गफाई से बदला लेने के बारे में सोच रहा है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक टीम को मॉन्स्टर्स से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। इसी टीम में एक बंदा कहता है यहाँ ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स आते जा रहे हैं, हमें भागना पड़ेगा। पर तभी उसके ऊपर एक जायंट मॉन्स्टर की शैडो पड़ती है। उसके पीछे वाला बंदा कहता है तो वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? तो ये कहता है इसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते। पर तभी ये लोग भी अपने सामने वाले उस जायंट ट्री मॉन्स्टर को देखते हैं। ये एक अजीब सा पेड़ जैसा मॉन्स्टर था जिसके बीच में एक अजीब सा हुए भी था। इनकी टीम चिल्लाती है आखिर ये क्या चीज है? पर तभी वो होता है और उस पेट के अंदर से बहुत सारी वाइस निकलती है जो पर्पल ऑरा में तवकती है और ये वाइस फुल स्पीड में बिल्कुल तेज रफ्तार भाले की तरह सीधा जाके इन सारे प्लेयर्स के आर पार ले जाती है। ये बस चीखते चिल्लाते रह जाते हैं पर एक भी नहीं बचता और सारे के सारे अपने सेल टाउन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक बंदा गुस्से में चिल्लाता है डैम मॉन्स्टर, ये हमेशा झुंड में आते हैं और कम हेल्थ बचती है तो तुरंत भाग जाते हैं। दूसरा बंदा पसीने में लथपथ होते हुए कहता है कि हमें इस गेम को एग्जिट करने के लिए लेवल 3 तक पहुंचना पड़ेगा, पर ऐसे चलता रहेगा तो हम कैसे लेवल 3 तक पहुंचेंगे? तो एक बंदा अपने टीम कैप्टन से कहता है ऐसा लगता है कि हमें अपनी टीम में और लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैं भी 6 या 10 लोग काफी रहेंगे। तो उसका टीम का कैप्टन कहता है नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। मैंने एक बार 10 लोगों की टीम को देखा था जो मॉन्स्टर के बहुत ही बड़े झुंड के द्वारा मैसेकर कर दिए गए और अगर टीम में ज्यादा ही कुछ लोग होंगे तो वो एक बॉस को अट्रैक्ट कर लेंगे। मैंने अभी देखा एक 40 लोगों का ग्रुप जिसने डैम्ब्र नाम के एक मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया और उस मॉन्स्टर ने अपनी एक ही स्किल में पीक के 30 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया। और हमें दिखाते हैं इन्हीं के पीछे एक और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन आती है और उसी पिटी लड़की की टीम यहाँ पर वापस से थे।
चिल्ला रहे होते हैं, अगर हम लेवल 3 तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर ही ट्रैप होके रह जाएंगे। हम यहाँ सोने के बाद आए थे, दूसरे सपनों बस हमारी कॉन्शियसनेस ही यहाँ पर है। अगर हम इस गैप को नहीं छोड़ पाए तो हमारी बॉडीज तो ओबूया से मार जाएंगे। मट्टी लड़की कहती है, डैम इट, ये गेम इतना ज्यादा हार्ड क्यों है। उसके पीछे वाला बंदा घबराते हुए कहता है, स्टर्ली हम और पढ़ चुके हैं और हमारी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 10 से भी कब की बची है, और क्या हुआ अगर ये भी पढ़ते हुए सिस्टरली कहती है, हले ये सच है या नहीं, पर अब हम दोबारा मरना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि लड़की अपने ऊपर रैंकिंग लिस्ट को देखती है, वहाँ शैडो ऑलरेडी लेवल 3 पर पहुंच चुका है, वार्मिंग लेवल 1 पे है और पल्हारा नाम का कोई बत्ता लेवल 1 पे है। ये दोनों ही वॉरियर्स है। पली के पास अपने आसे शैडो को देख के, और वो कहती है कि ये शैडो बंदा इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है, और ये चिलन के मारे सोचती है कि इस बंदे को जरूर कुछ ऐसी मेथड्स पता होंगी जिससे तेजी से डेवलप कर रहा है। हमें इसको कैसे भी करके मनाना पड़ेगा ताकि कैसे भी करके हमें लेवल 3 तक पहुंचवाए और हम इस गेम से बाहर निकल सकें। फिर ये लड़की पूरे जोश में चिल्लाती कि मेरे सपनों को चारों तरफ फैला, तो अगर ये शैडो हमें लेवल 3 तक पहुंचवाता है तो मैं रियलिटी में जाने के बाद इसे 10 मिलियन दूंगी, और वो भी पूरा पैसा नगद कैश में। इसके पीछे वाला बंदा घबराते हुए कि तो क्या 10 मिलियन। फिर लड़की सोच रही थी कि 10 बिलियन का ऑफर, अगर इसकी जगह पे मैं होती तो मैं भी ऐसे ही 10 बिलियन को इग्नोर नहीं कर सकती। इस तरफ अपना ऐप से अपने मैजिकल डार्क से यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मार देता है, और इसे एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक लेवल 2 के कंटामिनेटर को मारा है, तुम्हें 20 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, एक इवोल्यूशन पॉइंट मिला है। शैडो सारी लूट को एब्जॉर्व करते हुए कहता है कि ठीक है, अब मेरे पास इनफ इवोल्यूशन पॉइंट हो चुके हैं। फिर शैडो सिस्टम से कहता है कि मेरे हैंड ऑफ एवरेस्ट को ही फॉक करो, और इसके 5 इवोल्यूशन पॉइंट लेता है, और इसके पास अब 0 बचते हैं। हमें नई नमीली इवॉल्व की हुई हैंड ऑफ एवरेस्ट स्किल दिखाते हैं, जो कि प्लेटिनम जेट रैंक की हो चुकी है। ये असेसन स्किल है और इसे मॉन्स्टर की डेड बॉडीज पे यूज किया जा सकता है। पहले जहां एक्स्ट्रा लूट ड्रॉप करने के चांसेस 100% थे, वही अब जो कि 160% चांस हो चुके हैं, और इस लूट में भी 30% चांस है कि इसकी लूट की रेयरिटी 1 लेवल से इंक्रीज हो सकती है। एफसी इसको पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वो कहता है कि 20% चांस है कि मेरी लूट का लेवल इंक्रीज हो सकता है। अगर मैं को और भी ज्यादा इवॉल्व करता रहूं तो यहाँ पर 100% इवन 200% चांस भी हो सकता है। ये इफेक्ट तो सच में इनक्रेडिबल है। वो पीछे मुड़ के जाने वाला होता है, तभी उसको ये डार्ट मिलती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहीं पे वही जायंट ट्री वाला मॉन्स्टर था, और इस मॉन्स्टर को देख के अपना एमसी कहता है, ये तो डैम्ड है। पर ये डैम्ड वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में वो टीम कैप्टन बता रहा था कि इसने 40 लोगों की पार्टी में से 30 लोगों को सिर्फ अपनी एक ही स्किल में खत्म कर दिया। फिर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये है एक टैप्ड ब्राउन्स लेवल का एक बॉस मॉन्स्टर, और एमसी इसके मुंह में चमचमाते हुए लाइट लाइफ फोर्स को देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आप फोर्स को टाइसिस, और ये चलती सिल्वर लेवल के बॉस ट्रांसफॉर्म हो जाए कि तो कुछ ज्यादा ही है। ऐसा लगता है कि इसने लगभग 40 की को अकेले ही खत्म कर दिया है। वो अपने एमसी कैलकुलेशन कुछ ज्यादा सटीक नहीं है। रब्ता एमसी अपने सिस्टम के स्केट को उमर लड़ी कहता है, हाँ तेरा बैकपैक तो पहले ही फुल हो चुका है, कितना बैड लक है, अगर मैं इसको मार भी दूं तो मैं तो कुछ होता है। बाकी कहता मैं स्पॉट को करता हूँ कि वापस आके मैं इसको मारती ले जा। फिर वापस है तो उसमें गायब होते हुए कहता है कि वैसे भी इस बॉस को लेवल अप करने के लिए थोड़ा सा समय दे रहा है, अपनी चीजों को वहीं पे भेज के आता हूँ, तब तक ये लेवल अप भी हो चुका होगा और मैं इसे फिर निपटा दूंगा। फिर हमें अपने शैडो के सेल टाउन को से दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे हैं। क्या तुमने सुना कि कोई बंदा 10 बिलियन पे करने के लिए तैयार है ताकि लीडर बोर्ड में नंबर 1 शैडो उसे लेवल 3 तक लेवल अप करा सके। दूसरा टकला बंदा कहता है कि हाँ तो लगातार मार मार के अपने 3 अप करवा रहे हैं और ये अमीर लोग लगातार कुछ नए नए सॉल्यूशन फिर रहे हैं। पीछे एक हरे बालों वाली लड़की रोते हुए कहती है कि हम जैसे कॉमनर्स तो इस कैप से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और तभी इसी शोर शराबे की बीच डार्कनेस में से शैडो निकलता है, जिसे देख के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी तुरंत अपना शैडो सिस्टम पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करता है और प्लस चपकते हुए उसके सामने एक स्टॉल सा ओपन हो जाता है और उसके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ रहा था कि तस्वीर की स्टेज ओपन है, जहाँ एक और स्किल्स उपलब्ध है, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो जल्दी करो। एमसी को देखकर सभी एक्साइटेड में चिल्लाने लग जाते हैं, ओह माय गॉड ये होता है, ऐसे कैसे यहाँ पर आया, इसके पास पैसे ब्रॉन्ज लेवल के 2 कीयर्स हैं और ये तो और बेचना चाहता है पैसों के लिए। इसने एक ब्रॉन्ज लेवल के बॉस को मारा है और इसके इन गेम नेम को तो देखो शैडो। तो शुरू कहता है ये भगवान क्या, ये सच में लीडर बोर्ड का नंबर 1 शैडो है। इसी भीड़ भाड़ में एक वेल मैनेज फिगर वाली लड़की आ रही पड़ती है और लोग अपनी बात कर रहे होते हैं कि हम इसका चेहरा कर ही देख पा रहे हैं। तो दूसरा कहता है कि इसने फेस हाइड का फंक्शन एक्टिवेट कर रखा है, एम की अपीयरेंस रियलिटी से मैच खाती है और ये बंदा तो अभी इतना मिस्टीरियस है। तभी ये मेज लड़की अपने एप्स के पास आती है और वो कहती है कि आइस कॉन स्पेल का कितना प्राइस है। तो शैडो जवाब देता है कि 100 दिन की ट्रेडेबल लाइफ, और वो सोचता है कि ये उमेर जरूर क्रेर हो
इस सेल विलेज की 11th रैंक पे आती है और इसने भी हाइट फेज का फंक्शन एक्टिवेट कर रखा है। 100 दिन का सुन के ये लड़की थोड़ा हेजिटेट करती हुई कहती है कि 100 दिन कुछ ज्यादा ही है, क्या तुम इसे थोड़ा सा सस्ता नहीं कर सकते? तो अपना एमसी कहता है कि कॉमन स्किल्स के मुकाबले आइस कॉन स्किल मॉन्स्टर हंटिंग की स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है और मेजर्स के अर्ली स्टेज को देखते हुए पहली बहुत ज्यादा सस्ता है। तो ये लड़की कहती है तो क्या मैं क्या ये सब पे कर सकते हो? तो अपना एफसी कहता है अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कैश है तो तुम बाकियों से ट्रेडेबल लाइस खरीद सकती हो और तुम वापस से आके मेरे साथ डील कर सकती हो, और अगर तुम्हारे पास आती के तो अपना हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए रिजर्व करके रख सकता हूँ। और एमसी प्लस पे में बिजनेस करता हुआ देख के लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कहती है कि रुको। फिर लड़की पीछे मुड़ के अपनी टीम कैसा प्राइवेटनिंग चैनल को एक्टिवेट करती है और वो कहती है कि गाइस अब तुम लोग क्या सोचते हो? तो इसकी टीम का एक बंदा कहता है कि तुम्हें हमें लीड करने की वजह से हम इतनी जल्दी लेवल 2 तक पहुंच गए हैं तो मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और दूसरा बंदा कहता है मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एस्कॉन स्पेल की हेल्प से हम लेवल 3 तक और भी तेजी से पहुंच जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है पहले इस गेट से बाहर निकलना। तो लड़की कहती है ठीक है तो तुम लोग अपनी ट्रेडेबल लाइफ पे मुझे ट्रांसफर कर दो, जब हम रियलिटी बहुत पैसा पे कर सारी लाइफ स्पैम कलेक्ट करती है और एमसी के पास आके कहती है कि ठीक है एड्रेस की लाइफ स्पैम तैयार है, चलो ठीक है। तो एमसी से देख के सोचता है कि इनकी पूरी टीटू तक पहुंच चुकी है, कम से कम इन्होंने 30-40 ट्रैकर्स तो मारे ही होंगे। इनकी पूरी टीम अगर लाइफ स्पैम मिला थी तो 100 से तो ज्यादा ही होगी। किसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने आइस स्टोन स्पेक बुक को सेल किया है, सो देख के ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के बदले तुम्हारी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 268 से अब 368 दिन हो चुकी है। तभी एक घंटी लड़की अपने पैर फटकारते हुए एमसी के पास आती है और वो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया शैडो। ये सुन के अपना एमसी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी लड़की एमसी के सामने घुट्टी बनते हुए अपनी कमर पार करती है और एक तब के साथ एमसी से कहती है शैडो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, तुम मुझे लेवल 3 तक लेके चलो, पर जब हम यही टीमें वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें 10 मिलियन कैश की इसके पीछे स्टैंड हो जाते हैं एक टफ। क्या मैंने अभी सब कुछ सही सुना? किसी 10 मिलियन को ऑफर किया सेट के लिए, क्या ये सच भी हो सकता है? मगर नरवंदा कहता है इस कीमती और सबसे 10 मिलियन कमाती है। नेक्सिस लड़ती ये शकल देख के समझ जाता है और वो सोचता है ये तो वही है चांग लिंग, मेरी पिछली जिंदगी में ये क्रिमिनल गैंग की लीडर हुआ करती थी, बाद में अथॉरिटीज ने इसकी पूरी गैंग को खिलाफ कर दिया। ये लड़की अब के उसी घमंडी टोन में कहती है कि मेरे फादर टाजिंग इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, तुम यहाँ किसी से भी पूछ सकते हो, आप पैसे आसानी से पे कर सकते हैं। एमसी सोचता है कि रिपोर्ट से बताया गया था कि इस लड़की ने कैश का लालच देके यहाँ बहुत सारे लोगों से ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खरीद ली थी और बहुत सारे लोगों को किडनैप करके उनसे काम करवाती थी, और जो लोग भी इसके ऑर्डर को नहीं मानते थे वो उन्हें रियलिटी में मरवा देती थी। और वो सोचता है कि ऐसे लोग बस धरती पे बोझ होते हैं। उसी वजह इसके मुंह पे ही कहता है कि मैं ये रिजेक्ट करता हूँ। ये सुन के लड़की पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर वो अपने कमेंट में कहती है कि शैडो अली तुम इस गेम में अभी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ किसी के साथ क्या चल रहा है, अगर तुम से ज्वाइन करते हो मैं ये गारंटी देती हूँ कि तुम मेरे साथ वाली जिंदगी जियोगे, कार घर लड़की तुम्हें जो कुछ भी चाहिए। अपना एमसी इसकी बात को वही काटते हुए कहता है अगर तुम कुछ खरीदने वाली नहीं हो तो तुरंत साइड हट जाओ, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। और वो सोच तरक्की की कैश यूजलेस हो जाएगा और लोग करेंसी के तौर पर ट्रेडेबल लाइसेंस इस्तेमाल किया करेंगे। और इसी की बात सुन के तो अलो इस लड़की ने एक सड़ा हुआ चूहा खा लिया हो। वो कहती है वो क्या खींच रहा है, मैं वो खुद को ले जाने के लिए कह के तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रही हूँ, अगर हम अभी रियलिटी में होते तो अभी के अभी मैं तुम्हें एक सबक सिखा देती। पर ये सुन के अब शैडो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बस एक और शब्द और मैं तुमको तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी लाइफ से जीरो ना हो जाए। और शैडो का मर्डरस ऑरा फील करते हुए ये लड़की और उसकी टीम की फटके 64 हो जाती है। ये लड़की तुरंत अपनी दुम दबा के भागने ले जाती है। वो कहती है चलो यहाँ से, और पीछे के सभी लोग बस देखते रह जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद कैसे दिखाते हैं नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक ब्राउन ग्रेड की डिम लाइट टूनिक को बेचा है, तुम्हें 19 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है और अब उसके पास 546 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम हो चुकी है। और जिन लोगों ने एमसी सामान खरीदते वो लोग बहुत खुश थे। वो लोग कह रहे थे कि अब मेरी फर्स्ट क्या डेफो सोचता है कि चलो सब कुछ बिक गया, अब इस स्टॉल को क्लोज करता हूँ। और अब समय है कि उस डैम को ठिकाने लगाने का। फ्रेम से शैडोज में गायब होते हुए सोचता है कि अभी इस मोमेंट पे किसी को नहीं पता कि हम ट्रेडेबल लाइफ स्पैम से स्किल्स को रियलिटी में ला सकते हैं, और किसी को नहीं पता कि ये कोड फॉर सेकंड गेम रियलिटी के ऑर्डर को कोलैप्स कर देगा। एमसी को ऐसे गायब होते देख के लोग बातें होने लग जाते हैं, हे क्या तुम नंबरों से देखा, कहाँ क्या वो, ये किस तरह का प्रोफेशन था। पर अपने एमसी इनको इग्नोर करते हुए सोच रहा था पेचिन हजारों सालों की लेगेसी थी, पर हम जिसके ऊपर प्राउड करते हैं वो चाहती सिग्निफिकेंट जाएगा तब इस काप की नहीं रह जाएगी। जिन लोगों के पास शक्ति होगी कोई हर चीज की लीव बनेंगे।
और शैडो के इतना सोचने के साथ ही ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना और तुम्हें बताओ कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी, ये सीरीज कैसी लगी, पसंद आ रही है कि नहीं। उम्मीद जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था सभी लोगों को इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी और सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे हमें थर्ड लेवल पे पहुंच के इस गेम को एग्जिट करना है। और ये घमंडी लड़की मिस ली भी यही सोच रही थी, इसलिए इसने चारों तरफ ये अनाउंसमेंट करवा दी थी कि अगर शैडो हमारा MC इस लड़की को लेवल 3 तक लेकर जाता है तो वो रियलिटी में उसे 10 मिलियन वन देगी। दूसरी तरफ MC का बैकपैक मॉन्स्टर्स की लूट से छकाछक भर चुका था, इसलिए वो विलेज में आया था ताकि वो चीजों को बेच सके। पर वहीं ये घमंडी लड़की भी अपने पूरे एटीट्यूड के साथ MC को सेम ऑफर देती है, पर MC उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है, जिसपे ये लड़की MC को कचरा बोलकर उसके लिए बुरा भला कहने लगती है। शैडो भी अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए इस लड़की को जान से मारने की धमकी देता है, जिसपे ये लड़की दुम दबा के यहाँ से भाग जाती है। आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं से शुरू होता है, जहाँ ये लड़की अपनी पूरी पलटन के साथ फुल स्पीडो भाग भाग के एक गली के अंदर आ चुकी थी। ये लोग बहुत जोर जोर से हाँफ रहे थे और ये लड़की पूरे गुस्से में कहती है कि वो शैडो ना सिर्फ उसने मेरे ऑफर को रिफ्यूज किया बल्कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मुझे धमकाया एक बार मैं वापस रियलिटी में लौट जाऊं तो मैं ये सुनिश्चित करूँ कि मैं उसे चांद से मार दूं। तभी गली में घर से एक बंदा निकलता है और वो इस लड़की से कहता है हेलो सिस्टर लीजी, जिसपे ये लड़की भी इसके कंफ्यूजन में देखने लगती है। तो ये पोर्क्यूपाइन सी शक्ल वाला बंदा कहता है कि मेरा नाम है मोलीजून और तुम मुझे ओल्ड माओ बुला सकती हो और मैं करंटली लेवल 2 पर हूँ। पर क्या तुम्हें पता है कि हम जैसे लोगों के पास लेवलिंग अप करने के लिए कुछ ट्रिक्स है, मैं तुम्हें लेवल अप करने में मदद कर सकता हूँ। तो क्या वो 10 मिलियन वाला ऑफर आप ही है? पर ये लड़की भी इतनी आसानी से बेवकूफ थोड़ी बनने वाली है। तो ये लड़की भी फुल एटीट्यूड में कहती है ट्रिक्स? कौन सी ट्रिक्स थी? उदय मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यूजुअली अपनी ट्रिक्स को ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं करता, पर ये सिस्टर लीजी है तो मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए आपके लिए एक एक्सेप्शन कर ही देता हूँ। वो कहता है कि अभी के लिए तुम बहुत ही तेजी से लेवल अप करना चाहती हो तो तुम्हें अपने सारे इनिशियल एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में डालने पड़ेंगे, जिससे हमारी फुल स्पीड और भागने की रफ्तार इतनी तेज तो हो ही जाएगी कि हम क्रॉलर्स से तेज भाग सकें। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये सुन के ये लड़की बहुत हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि ओह तो ये गेम ऐसे काम करता है, पर डैम इट, मैंने अपने पूरे 5 इनिशियल पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में ही लगा दिया। फिर लीजी ओल्ड माओ से कहती है कि ठीक है तुम्हें सच में 1-2 चीजें तो बताई है, तो फिर चलो अब हमें लेवलिंग अप के लिए लेके चलो। और वो मन में सोच रही थी कि चलो भूल जाओ, एटलीस्ट मुझे ऐसा पर्सन तो मिल गया जिससे ये तो पता है कि पावरफुल लोग कैसे लेवल अप कर रहे हैं। और वो ओल्ड माओ से कहती है कि पर तुम शैडो की तरह पावरफुल नहीं हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें 5 मिलियन दे सकती हूँ, क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे? मुझे लेवल 3 तक लेके चलो और जैसे ही हम रियलिटी में पहुंचेंगे मैं तुम्हें 5 मिलियन कैश में ही दे दूंगी। तो ओल्ड माओ कहता है नो प्रॉब्लम, वो शैडो गाय जरूर स्ट्रांग हो सकता है पर लगता है कि उसके दिमाग के साथ कुछ लोचा है, उसने 10 मिलियन का ऑफर ऐसे ही रिफ्यूज कर दिया, कितना बड़ा इडियट है वो। फिर हमारा सीन चेंज होकर शैडो पे आ जाता है, जो तू डाल डाल में पात पात करते हुए उस पूरे फॉरेस्ट में घूम रहा था और वो अब आ जाता है उसी टैम्ड मॉन्स्टर के सामने, जिसे देख के वो सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये बॉस मॉन्स्टर पहले ही सिल्वर टियर में पहुंच चुका है और इसके आसपास इतनी ज्यादा ग्रे मिस्ट फैल रखी है, क्या ये अब भी इवॉल्व कर रहा है? फिर वो अपना पॉइजनस डार्ट निकालता है और वो सोचता है कि इस इवोल्यूशन में सिल्वर से गोल्ड टियर में पहुंचने के लिए उसे 7 से 8 घंटे लगेंगे। पर ना भाई मैं बहुत आलसी हूं इतना इंतजार करने के लिए। वो अपना डार्ट निकालता है, सीधा अपने स्टेल्थ को ब्रेक करके उस डार्ट को फेंक देता है, जिससे उस मॉन्स्टर पे लगता है, जो कि सीधा 659 का डैमेज करता है। इस मॉन्स्टर को समझ में ही नहीं आता, वो जोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है, उसकी हेल्थ वापस से और माइनस होने लग जाती है। वेनम के इफेक्ट की वजह से पूरी 219 करके माइनस हो ही रही थी। पर दूसरी तरफ अपना MC तो शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके शैडोस में घुस जाता है और ये मॉन्स्टर गुस्से में गुर्राते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसे देख के अपना MC सोचता है एक सिल्वर टियर बॉस की हेल्थ ब्रॉन्ज टियर बॉस के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। ये बॉस मॉन्स्टर अपनी स्क्रीच चिल्लाते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और एकदम से वो अपने हाथों को नीचे करता है और उसी लाइट बॉल की तरफ घूरते हुए जोर से तार लगाता है, जिससे उस लाइट बॉल के अंदर से बहुत सारे पर्पल अटैक्स निकलने लगते हैं, जिसे देख के अपना MC सोचने लगता है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस बॉस की हेल्थ मेरे 2 से 3 वेनम डार्ट्स के बराबर होगी। और यहाँ वो आराम से इनविजिबल होकर इस बॉस के सारे हमलों को डॉज किए जा रहा था और वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके स्टेल्थ के कूलडाउन के खत्म होने का इंतजार करना है, इस बॉस के पागलपन भरे सारे हमलों के बीच में एक डार्ट फेंक दूंगा और उसके तुरंत बाद ही मैं स्टेल्थ को एक्टिवेट करके वापस से इसकी अटैक रेंज से बाहर चला जाऊंगा। इस तरफ ये मॉन्स्टर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसके बाद उसकी कूलडाउन में चला गया था, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। यहाँ अपने MC को ये सही मौका दिखता है, इसलिए वो अपने डार्ट लेके इसकी तरफ भागने लगता है और अपनी स्टेल्थ ब्रेक करके सीधा उसके सर पे हमला करता है और जैसे होली में पानी से भरे गुब्बारे को फूटने से पानी बाहर निकलता है वैसे से खून बाहर निकल रहा था और डार्ट में लगे वेनम की वजह से इसको कंटिन्यूअस 5 सेकंड से डैमेज बढ़ी जा रहा था, जिससे ये बहुत जोर की दाड़ लगाता है और तुम दबा के यहाँ से भागने लगता है। जी हाँ, तुमने सही सुना, एक सिल्वर टियर का बॉस MC
से डर के भाग रहा है और एमसी ये देख के सोचता है कि बॉस की हेल्थ लगभग खत्म ही हो गई है, इसलिए उसने भागना शुरू कर दिया। और इसे भागते हुए देख के अपना एमसी सोचता है कि वैसे ये यहाँ पर रुक के अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा होता तो मुझे थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ता, पर ये भाग रहा तो मेरे लिए अच्छा है। वो फुल स्पीड में जाता है, स्टेल्थ ब्रेक करके सीधे इस मॉन्स्टर के सर पे एक चमक के हमला करता है और वो सोचता है कि बिना स्ट्रगल कैसे सरेंडर कर देना, ये कितना इजी था। और इस हमले वो मॉन्स्टर तुरंत ही मारा जाता है। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने एक कर्स मास्टर सिल्वर टियर के मॉन्स्टर को मारा है, इससे तुम्हें 1800 EXP मिली है और कांग्रेचुलेशन तुम लेवल 5 पे पहुंच चुके हो। एक और बार कांग्रेचुलेशन, तुम्हें 4 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और साथ ही साथ 124 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ पे मिली है। इन रिवॉर्ड्स को देख के अपने एमसी बहुत खुश होता है, वो बहुत जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाता है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मैं 2 बार लेवल अप कर गया और मुझे 4 इवोल्यूशन पॉइंट भी मिले। फिर अपना एमसी अपना हाथ उठा के ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे सक्सेसफुली उसका ग्रीडी हैंड एक्टिवेट हो जाता है। एक नोटिफिकेशन बताया जाता है तो 4 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं और एक और बार 4 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। 124 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है और फिर से 124 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है, जिसे देख के शैडो कहता है कि मुझे डायरेक्टली डबल बोनस मिल गया। तो सिल्वर टियर के बॉस एक्चुअली गारंटीड 12 इवोल्यूशन पॉइंट और 372 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देंगे ही। तभी शैडो के पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड का एक्स्ट्रा इफेक्ट ट्रिगर हो चुका है, तुम्हारी लूट के अंदर से एक सिल्वर टियर का आइटम गोल्ड टियर में अपग्रेड हो चुका है। जिसे देख के शैडो कहता है तो क्या इसका मतलब कि इसने गोल्ड टियर की लूट ड्रॉप की? एमराल्ड ग्रीडी हैंड से इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था, इसके पास 20% चांस है किसी भी एक्स्ट्रा लूट को एक लेवल से अपग्रेड करने का। शैडो अपने सामने की लूट देखते हुए कहता है इसने तो लगभग 7-8 इक्विपमेंट के पीसेस ड्रॉप किए हैं, मेरे बैकपैक में बस 10 पीसेस की जगह है, मैं अभी भी तो बैकपैक खाली करके आया था, तो मतलब एक बॉस को मरने के बाद मुझे वापस से विलेज में जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो कितना टाइम वेस्ट है। अब मैं आशा करता हूँ कि इस कर्स मास्टर ने मुझे कुछ स्टोरेज आइटम या कोई स्टोरेज रिंग वगैरह कुछ दिया हो ताकि मेरे पास थोड़ी और स्टोरेज के स्लॉट्स आ सकें। फिर वो अपनी गोल्ड टियर आइटम की तरफ हाथ बढ़ाता है और वो उसे देख के बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है ओ ये तो। फिर हमारा सीन चेंज होकर विलेज में आता है। यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से एक लड़की विलेज में आते हुए कहती है कि फाइनली हम जिंदा वापस आ गए और ये वांगमिंग की टीम से है। यहाँ पर एक लड़का कहता है वांगमिंग की मदद से हम लेवल 3 तक पहुंच के वापस से टाउन में सेफली वापस आ गए। तो ये लड़की कहती है एब्सोल्युटली वांगमिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वांगमिंग कहता है हाँ ये तो हम सब लोगों की मेहनत का नतीजा है। पर ये लड़की थोड़ा शर्माते हुए नखरे दिखाते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि मुझे उस बिग शॉट को अपना फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने का मौका नहीं मिला। जरूर उस टाइम पे मैं पूरी तरह से मिट्टी में कवर थी, इसीलिए उस बिग शॉट ने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ पर उसका दूसरे साथी कहता है मे भी अगर तुम्हारे ये ताजा ताजा ड्रॉप किया हुआ गियर तुम पहले पहने रखती तो जरूर हाँ कर देता। और ये जिस बिग शॉट की बात कर रहे हैं वो अपना शैडो ही है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है लीडर बोर्ड अपडेट, शैडो लेवल 5 पे पहुंच गया है, जिसपे सभी लोग छलांग लगाते हैं। हाँ क्या सीधा 3 से 5 लेवल पे छलांग लगा दी? क्या इसने कोई इंसेनली पावरफुल बॉस को मारा है? चारों तरफ भिंडी बाजार लगने लग जाता है, सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। बस 10 मिनट पहले तो मैंने बिग शॉट को यहाँ पर इक्विपमेंट बेचते हुए देखा था, क्या 10 मिनट में इसने इतनी जल्दी 2 लेवल पार कर लिया? इतना तेज है ये। दूसरे कहता है कि मेरी सिस्टर 18 साल की हो गई है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो मेरी सिस्टर को पसंद कर ले तो मुझे थोड़े से बेनिफिट्स मिल सकते हैं और थोड़ा बहुत लेवल अप भी। तो उसके बगल वाला कहता है कम ऑन, उसने 10 मिलियन नहीं लिए, वो तेरी बहन की तरफ देखेगा अभी। फार्मिंग टीम से एक बंदा कहता है डैम इट, हम तो बस मुश्किल से यहाँ लेवल 3 तक पहुंचे और वो बंदा तो पहले लेवल 5 पे पहुंच गया, ऐसा कैसे चलेगा यार। इसकी डिप्रेशन देख के वांगमिंग इसकी तरफ देखता है, पर वो पहले तो कुछ नहीं कहता, फिर वो खांसते हुए इन लोगों का अटेंशन गैप करता है और वो कहता है कि चलो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो अभी, चलो सभी लोग रियलिटी में पहले वापस चलते हैं और अपने दोस्त और अपने परिवार वालों को इस गॉड्स फॉरसेकन गेम के बारे में बताते हैं। इस दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर बदलने वाला है, यहाँ चारों तरफ केओस छा जाएगा, कम से कम हम अपने करीबियों को तो वार्न कर सकते हैं ताकि वो तैयार रहें। जो लॉग ऑफ करने लगते हैं उनके आसपास कोई फॉर्मेशंस बनने लगती हैं और वो कहते हैं कि चलो अभी के लिए लॉग ऑफ करते हैं। यहाँ से लॉग आउट करने के बाद वांगमिंग सीधा रियलिटी में आंखें खोलने लगता है, वो धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है, वो अपने सर पे हाथ रख के खड़ा ही रहता है। उसके बगल में एक बंदा खड़ा था, वो बगल से कहता है देखो ब्रदर वांगमिंग जाग गए। तो वांगमिंग बगल में देखता है, बगल में एक और बंदा था, वो कहता है कि जाओ जाके टीम लीडर को बताओ कि वांगमिंग जाग गए और उन्हें यहाँ पर लेके आओ। इसके बगल में पूरी की पूरी टीम ही खड़ी थी। वांगमिंग के बगल में एक बंदा आते हुए कहता है कि ब्रदर वांगमिंग आप कैसे हो, क्या आप ठीक हो? दूसरे कहता है हम आपके लिए बहुत चिंता कर रहे थे, क्या तुम्हें पता है कि आप अभी कैसे दिख रहे थे? आप बिल्कुल आधे ट्रांसपेरेंट जैसे दिख रहे थे। ब्रदर वांगमिंग ऐसे हमें डराया मत करो, कल मैंने आपसे आराम करने का बोला था ना, वैसे मैं यहाँ आपके द्वारा बताए गए सस्पेक्ट पर नजर रखने के लिए आया हूँ। इस सबको ऐसे हड़पड़ाता वो देख के अपना वांगमिंग परेशान होने लगता है, उसके चेहरे से पसीने टपकने लग जाते हैं और वो जोर से जाता है सभी लोगों को यहाँ गैदर करो, कुछ बड़ा हो रहा है। पर इसके चिल्लाते के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना।